हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस रिवीजन सीरीज में जिसमें इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 38 इंटेंजिबल एसेट्स और 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 3 स्टैंडर्ड्स रिवाइज करेंगे। एसेट रिलेटेड काफी कुछ सिमिलर, एवरेज इंपॉर्टेंस लेवल। इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? बच्चे, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपकी कोचिंग खुद की स्टार्ट करी और उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक क्लासेस फिजिकल आपने स्टार्ट करी है, तो आपने कोई जगह रेंट पर ले ली, हर महीने का आप उसे रेंट देते हो, जगह यूज करते हो, ये आपका खर्चा है। धीरे धीरे आपने कहा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका या इसके एटलीस्ट इक्विपमेंट्स इंप्रूव करना पड़ेंगे। तो लेट्स से आपने एक आईपैड खरीदा, एक प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया, कुछ कंफर्टेबल बेंचेस लगा दी। इनफैक्ट हमने बोला है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम मॉल में मल्टीप्लेक्स में जैसी सीट होती है वैसी सीट लगाएंगे। स्टडी नाउ शुड बी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। तो ये सब आपने जो खरीदा है ये भी आपका एक तरह से खर्चा ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये खर्चा इमीडिएटली अभी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट कई सालों तक। यू शुड बी एबल टू यूज दैट आईपैड और द प्रोजेक्टर फॉर 3-5 years, एंड हेंस यू विल नॉट एक्सपेंस इट आउट इमीडिएटली, रादर यू विल एक्सपेंस इट आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया था, हो गया क्या? तो सिंपली स्पीकिंग इंडिया 16 कहता है कि आपने ये जो एक्सपेंडिचर किया है, क्योंकि आप अल्टीमेटली सर्विसेज देने के लिए कर रहे हो, आपको सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है उसके बदले में क्या आपके पास कोई टैंजिबल आइटम आई है जो आपके कंट्रोल में। एज एन ओनरशिप इज अ इंडिकेशन ऑफ कंट्रोल। तो ऐसे केस में आप इंस्टेड ऑफ बुकिंग दिस होल अमाउंट एज एन एक्सपेंस और डिफर्ड एक्सपेंस जो अब तो बुक होता नहीं है, उसके बारे में इंटेंजिबल असेट में बात करेंगे, आप अभी इसे असेट बुक कर लो और हॉलीडे इसे एक्सपेंस आउट कर देना इन द नेम ऑफ डिप्रिसिएशन। एंड दिस इज नथिंग बट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब इसमें वेराइटी ऑफ चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने को होंगी कि कौन कौन सी असेट्स स्कोप के इसके स्कोप में आएगी। टैंजिबल आएगी तो उसमें व्हाट अबाउट असेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो स्टफ लाइक दैट। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और आप उसे बुक्स में कब असेट रिकॉर्ड कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने वो जगह 3 साल के लिए किराए पे लिए तो क्या आप उसे अपनी बुक्स में असेट दिखा पाओगे? मे बी वो लीज पर लिए तो राइट ऑफ यूज असेट इंडेज 116 बुक होगा। लेट्स से वो लीज 11 महीने की और रिन्यू होती है बार बार, तो मे बी आप शॉर्ट टर्म लीज का एग्जाम्पशन यूज करेंगे। स्टफ लाइक दैट इज समथिंग विच वील हैव टू डिस्कस कि कब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली बात है, रिकग्नाइज करेंगे तो आप कॉस्ट में सिर्फ परचेज कॉस्ट ही ऐड नहीं करोगे, उसके कुछ इंस्टॉलेशन और दूसरे खर्चे भी ऐड होंगे। ये भी हो सकता है कि आपकी कॉस्ट में अपार्ट फ्रॉम परचेज कॉस्ट यू हैव सम अदर कॉस्ट टू बी एडेड, एंड नॉट जस्ट दैट यू हैव परचेज इन कैश। हो सकता है आपने उधारी में खरीदा हो, एक्सचेंज में लिया हो, लीज में लिया हो, खुद कंस्ट्रक्ट किया हो, एंड देन बेरर प्लांट जो इस इंडेज में कवर्ड होते हैं एंड स्पेयर पार्ट। तो ऐसे हम स्पेसिफिक बातें करेंगे अलग अलग मोड्स ऑफ एक्विजिशन और एसेट्स के एक्विजिशन की। और फिर सपोज आपने आपका ये पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट तहे दिल से बढ़िया एकदम बना के सजा सुजू दिया है और उसके बाद आपने कुछ इसमें खर्चे किए। अच्छे प्रोजेक्टर का लेंस खराब हो गया, आपने उसे चेंज, तो आपके प्रोजेक्टर की लाइफ 5 साल थी, 2 साल बाद लेंस खराब हो गया, आपने चेंज किया। इट्स अ हैवी कॉस्ट एक्सपेंस। प्रोजेक्टर 1 लाख का था, लेंस 30,000 का था, हमारे लिए मटीरियल है। ये 30,000 का लेंस 2 साल बाद चेंज करने पे क्या करेंगे? इससे प्रोजेक्टर 5 साल का 5 साल ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो क्या अभी एक्सपेंस आउट कर दूँ या इसे प्रोजेक्टर की कॉस्ट में ऐड करूँ? दैट इज समथिंग विच विल टॉक अबाउट ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, जहाँ पे डी रिकग्निशन अकाउंटिंग होती है कि जो पुराना लेंस अभी हमारा उस प्रोजेक्टर में है उसे हमें डी रिकग्नाइज करना होगा, राइट ऑफ करना होगा, और जो नया लेंस खरीदा है उसको करके रिमेनिंग पीरियड में करेंगे। दिस इज ऑल्सो रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग। तो ये पूरा खेल अल्टीमेटली किसका हो जाता है? डिप्रिसिएशन का। कि आपने एक असेट खरीदा है तो आप उसे डिप्रिशिएट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ करें। यहाँ पे आप डिस्कस करोगे कि डिप्रिसिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉस्ट पूरी डिप्रिशिएट होगी या रेसिडुअल वैल्यू माइनस होगी? ऑब्वियसली माइनस होगी। कितने समय में? यूजफुल लाइफ में। कभी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो क्या डिप्रिशिएट करने की ज़रूरत है? जैसे कि मैंने एक फ्लोर एक्वायर किया है फॉर द पर्पस ऑफ माई कोचिंग, मुझे मालूम है कि 10 साल बाद इसे बेचूंगा मैं तो डेफिनेटली ज़्यादा पे बिकेगा, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर केस में ये मान सकता हूँ कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो डिप्रिशिएट ना? स्टफ लाइक दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। एंड देन डिप्री लगेगा तो कैसे लगेगा, कैसे एस्टिमेट करेंगे लाइफ को, यूजफुल लाइफ को, शेड्यूल 2 का क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी जैक का, एंड ऑल्सो रेसिडुअल वैल्यू कैसे एस्टिमेट करेंगे, मेथड क्या यूज़ करेंगे, पुट टू यूज़, रेडी टू यूज़ कब से डिप्रिशिएट होगा, ऑल दैट स्टफ। और अगर आप कॉस्ट की बजाय रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना चाहते हैं, विच मीन कि आपने असेट खरीदा था, उसे आप डिप्रिशिएट कर रहे थे, पर अब उसकी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है, तो क्या आप उसे कॉस्ट पे ही चलने दें या फेयर वैल्यू पे ला सकते हैं? कब ला सकते हैं और लाए तो फिर डिप्रिसिएशन रिवाइज होगा, उसका क्या होगा? तो रिवैल्यूएशन में अकाउंटिंग कैसे होगी पूरी?
एंड देन अगर आपने असेट बेच दिया तो डी रिकग्निशन लॉस कहाँ जाएगा, पीओएल में या कैपिटल। इससे रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स, डीम कॉस्ट एग्जाम्पशन और फर्स्ट टाइम अडॉप्शन से रिलेटेड कुछ बातें, एनी विच इज वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑल टुगेदर सेपरेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू क्या कहता है कंपनीज एक्ट का भी, ये भी बात करें। इट्स अ लेंदी स्टैंडर्ड बट नेवरदलेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या एज सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इट अप्लाइज टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसकी हम डेफिनेशन अभी देखेंगे। लेकिन अगर कोई बायोलॉजिकल असेट है अदर देन बेरर प्लांट तो उस पर स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इंडेक्स 41 क्या होता है आगे डिस्कस। माइंस, मिनरल, ओर्स या इस तरह के कोई असेट्स लाइक ऑयल फील्ड जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करते हो नेचुरल रिसोर्सेस को, तो वो स्पेसिफिकली यहाँ अकाउंट फॉर नहीं होते। उसकी अकाउंटिंग आज भी गाइडेंस नोट बेस्ड होती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखना, माइनिंग में आपकी माइंस इस इंडेक्स में कवर्ड नहीं है, पर माइंस में ब्लास्ट करने के लिए आपने कोई मशीन खरीदी है तो वो मशीन्स की अकाउंटिंग यहाँ कवर होगी। केजीएफ की जो माइन है उसकी अकाउंटिंग यहाँ कवर्ड नहीं है, पर उस माइन में जो हम फावड़े या क्रेन या ब्लास्टर मशीन यूज कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक बार हेल्ड फॉर सेल हो जाए तो फिर उस पर 105 लगना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग इंडेक्स 40 में होती है, हालांकि 40 आपको पूरी अकाउंटिंग वही करने को बोलता है जो इंडेक्स 16 में दी गई है, एक्सेप्ट यहाँ पे रिवैल्यूएशन मेथड, फेयर वैल्यू मेथड अलाउड नहीं। अगर आपने कोई एसेट बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया है तो उसका इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू पे होता है, वो एक एक्सेप्शन है, उसकी अकाउंटिंग 103 की प्रिस्क्राइब्ड है। पर एक बार वो फेयर वैल्यू पे इनिशियली रिकग्नाइज हो गया फिर इंडेक्स 16। तो नॉर्मली आप कोई भी मशीन खरीदते हो तो आपने मार्केट वैल्यू किसी मशीन की 100 है, पर आपने निगोशिएट करके 80 में खरीद लिया, 80 में, तो आप उसे 80 पे रिकॉर्ड करोगे, यानी इनिशियल रिकग्निशन अंडर इंडेक्स 16 इज एट कॉस्ट। एक्सेप्शन कुड बी बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहाँ पे इनिशियल रिकग्निशन अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में एसेट एक्वायर हुई है बीपीए वो फेयर वैल्यू पे, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। एंड अगर कोई राइट ऑफ यूज एसेट बुक हो रहा है 116 में, तो 116 के प्रिंसिपल्स एटलीस्ट इनिशियल रिकग्निशन के लगेंगे, और एक बार राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड हो गया फिर उसका डिप्रिसिएशन और वो सब इंडेक्स 16 के प्रिंसिपल ही। नाउ टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल एसेट्स, बात है दोस्तों, 3 वस्तुएं हैं जिनमें जीवन होता है। एक ह्यूमंस जो आपके एसेट हो नहीं सकते, बॉन्डेड लेबर बहनी कटप्पा होते नहीं। दूसरा एनिमल्स, एंड तीसरा प्लांट्स। लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स। हमारी एसेट प्लांट है, हमारे रचे रत्न आम के पेड़ है, जिससे हम क्या करते हैं, आम निकालते हैं। तो ये जो आम के पेड़ है, क्या इनकी लाइफ कई सालों की है? हाँ। क्या आप पेड़ को बेचने की उम्मीद रखते हो? नहीं। तो पेड़ आपने क्या इसलिए लगाए ताकि उसमें आम आ सके जिसे आप हार्वेस्ट करके बेच सको? हाँ। तो ये बेरर प्लांट, ये प्लांट बियर करने के लिए फ्रूट वेजिटेबल्स और प्रोड्यूस ऑन इट खरीदा गया है। इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है और ये अपने आप में प्रोड्यूस नहीं है, आप प्लांट बेचने की इच्छा नहीं रखते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि उस ट्री की जब लाइफ खत्म हो जाएगी और वो फर्दर फ्रूट्स बियर नहीं करेगा तो आप उसे स्क्रैप वैल्यू की तरह उसका टिम्बर यानी कि आम की लकड़ियाँ बेच दोगे, बट वो आपका मेन कोर प्रोड्यूस नहीं है। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि आप एक लिविंग प्लांट है जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस में यूज़ किया जा रहा है, 1 साल से ज़्यादा की लाइफ है, और आप उसे एज अ प्रोड्यूस नहीं बेचना चाहते एक्सेप्ट फॉर स्क्रैप सेल, तो उसे बेरर प्लांट माना जाएगा और उसके ऊपर इंडेक्स 16 लगेगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे प्लांट बेरर प्लांट नहीं है तो उसके ऊपर इंडेक्स 41 लगेगा। तो बैम्बू ट्रीज जहाँ पर ट्री अपने आप में ही प्रोड्यूस है, राइस एंड वीट क्रॉप्स जो 1 साल से कम की लाइफ के होते हैं, यूकेलिप्टस ट्रीज जिनको हम की पत्तियों से तेल निकालने के लिए और उनकी ट्री के टिम्बर को पेपर बनाने के लिए, दोनों को प्रोड्यूस की तरह यूज करते हैं। ये सब तरह के प्लांट्स को बेरर प्लांट्स नहीं मानेंगे। बेरर प्लांट है तो इंडेक्स 16 लगेगा, नहीं है तो इंडेक्स 16 नहीं लगेगा। इट इज अ बेरर प्लांट 16, एल्स इंडेक्स 16 नॉट एप्लीकेबल 41 और 2 में भी। अब इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर का कहता है कि अगर आप कोई एसेट का बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हो तो उस पर्टिकुलर केस में इंडेक्स 41। अगर आपका काम सिर्फ एक नर्सरी चलाने का है जिसमें आप खुद नर्सरी ग्रो नहीं करते हो, आप ट्रेडर हो, आप अलग अलग जगह से प्लांट्स लेके आते हो और उसको एज इट इज आगे बेच देते हो, तो इंडेक्स 2 लगे। पर आप खुद की नर्सरी चलाते हैं जहाँ पे आप अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हो, उन्हें कल्टिवेट करते हो, बड़ा करते हो और फिर ग्राहक आते हो उनको बेच देते हो,
then in that case definitely आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही वन. कंक्लूजन नंबर 1, अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो ना कि सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो 41 लगेगा. उसमें भी अगर बेरर प्लांट है तो 16 लगेगा, बाकी सारी आपकी प्लांटेशन. मोर ऑन दिस इन इंडेस 41. अब लाइफ स्टॉक आपने लेट्स से काउस, बफेलोज, हॉर्सेस, पपीज, हेन्स, इन तरह के लाइफ स्टॉक रख रखे. क्या ये आपकी असेट है? डेफिनेटली आपका पोल्ट्री फार्म में जो हेन्स हैं वो आपको एक प्रोड्यूस करने में आपकी कई सालों तक मदद करेगी, इसलिए ये एक तरह से प्लांट एंड मशीन जैसा काम करेगी. क्या ये पीपीए नहीं? सबसे पहली चीज़ समझिएगा दोस्तों, नंबर 1, अगर आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो तो सारे लाइफ स्टॉक जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, या जिनका ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज किया जा रहा है, वो इंडेस 41 में कवर हो. बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेस 41 में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली इट मीन्स ब्रीडिंग अ पर्टिकुलर thing or breeding to grow and then we can sell them or slaughter them or even let's say we can get produce out of them. शीप को ब्रीड करना ताकि उससे वुल निकाला जा सके, काउस को ब्रीड करना सो दैट उनका काउस मिल्क निकाल के बेचा जा सके, या लेट्स से फॉर एग्जांपल हेंस को ब्रीड करना सो दैट वी कैन सेल द हेंस इटसेल्फ इन अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम एंड आल्सो द एग्स कैन प्रोड्यूस्ड आउट. फिशिकल्चर जहाँ फिश फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें अपने आप में क्या है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन डेज 41 के अकाउंट टाइप करते हैं. लेकिन हम कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट दैट हमारी एक सिक्योरिटी एजेंसी है और हम कुछ डॉग्स लेकर आते हैं, वी जस्ट यूज देम फॉर स्निफिंग. ये वो वाले डॉग्स हैं जो कातिल को ढूंढ निकालते हैं. तो ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकर आए थोड़ा ट्रेन किया और यूज़ कर. सर्कस के अंतर्गत वी आर गेटिंग रेडीमेड एनिमल्स एंड वी आर ट्रेनिंग देम, बट वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन कि उनको बड़ा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बेच. ऐसे केस में ये सब इंडेस 41 में कवर नहीं होते और हेंस ये इंडेस 60 पर. तो अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोड्यूस निकालने की तो 41 लगेगा, अदरवाइज इंडेस 16 उसके ऊपर. जैसे स्टेट फार्म है सैफ अली खान का, जहाँ पे हॉर्सेस को ब्रीड करके रेस हॉर्सेस में सप्लाई करता है टू रन रेसेस, देन दैट केस ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू. समझ गए आप क्या करना पड़ेगा उस केस में. वो ब्रीडिंग कर रहा है रेस हॉर्सेस की तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी, यानी इंडेस 40. तो लाइफ स्टॉक के केस में अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी हो रही है तो 41 ही लगेगा, 16 नहीं लगेगा. ट्रांसफर नहीं है तो फिर 16 लगेगा. इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू आफ्टर द स्कोप डेफिनेशन ऑफ पीपी. बहुत ही सिंपल है. पीपी रिकग्नाइज करने के लिए और उसकी डेफिनेशन के लिए 2+3 मैटर्स आपको डिस्कस करें. सबसे पहले डेफिनेशन में 3 चीज़ें हैं. एक, पीपी टेंजिबल होना चाहिए यानी फिजिकल सब्सटेंस. दूसरा, हेल्प फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड रेंडरिंग सर्विस, रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए. और तीसरा, 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होना चाहिए. इंडेस लिखता है मोर देन 1 पीरियड विच वुड मीन अकाउंटिंग पीरियड. ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो पीपी क्लासीफाई होगी. पर फिर भी आप उसे बुक्स में पीपी रिकॉर्ड तभी कर पाओगे जब रिकग्निशन की 2 कंडीशन फुलफिल होती है. प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट इज रिलायबली, विच ऑल्सो इंक्लूड्स दैट इट शुड बी योर एसेट. दैट मीन्स आपका उसके ऊपर, हाँ, ये जनरल कंडीशन है. कोई भी चीज़ को बुक्स में एसेट तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसकी कॉस्ट मेजरेबल है और आपका उसके ऊपर कंट्रोल है. कंट्रोल यानी कि उसके बेनिफिट्स आपको फ्लो करेंगे, आप उसे कंट्रोल. हमारा छोटा वाला लड़का है बहुत बढ़िया, शातिर, तेज दिमाग का, लेकिन हमारे लिए, फैमिली के लिए कुछ नहीं करता है. वो पूरा उसके वश में, उसके कंट्रोल में. कौन? अरे वही उसकी बात, बेटी. तो वो उसका एसेट है, हमारा नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल नहीं है तो एसेट बुक. ऑल इन ऑल असेट अगर आपको पीपी बुक करना है तो 5 कंडीशन है. 3 पीपी की डेफिनेशन की और 2 रिकग्निशन. ये पांचों फुलफिल होगी तो आप पीपी दिखा सकते हैं. सबसे पहले टेंजिबल का मतलब क्या होता है? फिजिकल सब्सटेंस है. इंटेंजिबल से टेंजिबल ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. 38 में आई के यूज़ के लिए रखा है, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्लांट सर्विसेज जैसे कि के आपके प्रोजेक्टर्स, आईटी इक्विपमेंट, टेबल बेंचेस, टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनी के लेट्स से मोबाइल टावर्स एंड स्टफ लाइक दैट. और इट इज़ फॉर रेंटल्स. रेंटल्स में कुछ रेयर केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है. वी विल डिस्कस दैट अ लिटिल लेटर इन डेज 40. या ऑफिस यूज़. कई बार ऐसा सवाल आता है कि हमने पेंटिंग खरीद के ऑफिस में लगाई है, क्या ये पीपी? कोर्स, भले ही इससे हम कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, बट ये अल्टीमेटली हमारे ऑफिस की. Even a television or a music system installed in the canteen of the factory, which is not helping us in production, but it is a part of our administrative office employee use asset, will be treated as a PP. In fact, it will satisfy the condition of held for administrative purposes. तो सिक्योरिटी कैमरा या कोई लॉ के कंप्लायंस के लिए ली गई एसेट्स या पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स टू इंश्योर दैट वी आर एनवायरमेंटली सेफ,
ये सब तरह की एसेट्स भले ही आपके प्रोडक्शन को इंप्रूव नहीं कर रही है, कुछ केस में रिड्यूस भी कर सकती है, एसेट मानी जाएंगे। इस कारण से सारी अकाउंटिंग नेचर की एसेट, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये सारी एसेट जो लीगल कंप्लायंस सिक्योरिटी के लिए यूज हो रही है, इन सबको माना जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एफिशिएंटली अचीव कर रही है। तो ये एक कंडीशन हमारी पीपी जो है वो मीट करेगी। पीपी को रिकॉर्ड कब करोगे एसेट? जब उसकी कॉस्ट मेजरेबल है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू दी एंड। सबसे पहली बात, गारंटी नहीं है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। आपने कोचिंग स्टार्ट किया और बच्चे स्टूडेंट्स ना आए, फीस ना दें, आ तो जाए, देयर इज नो गारंटी, बट प्रोबेबल, उम्मीद होना चाहिए, मोर लाइकली देन नॉट कि एसेट से आपको बेनिफिट मिले। सेकंड, टू दी एंटरप्राइज का मतलब क्या है? ये हमारे कंट्रोल में, यूजुअली ओनरशिप से कंट्रोल आता है बट नॉट नेसेसरीली। तो कंट्रोल मीन्स कि उसके एसेट से होने वाले बेनिफिट्स आप अपने पास ले सकते हो, दूसरों को लेने से रोक सकते हो। हमारे ऑफिस के सामने एक पब्लिक पार्क है जहाँ पे हमारा डायरेक्टर बढ़िया बैठ के सारी मीटिंग करता है खुली हवाओं में, इधर उधर ताकते रहता है और मस्त धूप सेकता है, आंखें नहीं, और सामने जो लोग आते हैं उनको वहीं बैठ के काम करता है। इनफैक्ट हमारा जो ऑफिस है उसके सामने जो पार्क है वहाँ पे एज सच और कोई बिल्डिंग्स ही नहीं है, तो हम ही लोग यूज़ करते हो। क्या हम उसे अपनी एसेट मान ले? नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कल दिन गवर्नमेंट उसे बंद कर सकती है, दूसरे लोग यूज़ करना चाहेंगे तो हम, तो इस कारण से ये एसेट रिकग्नाइज होने के लिए क्वालिफाई नहीं होती। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आप इसे खर्चा अगर आप कुछ कर भी रहे हो उस पार्क पे, तो आप उसे अपनी एसेट बुक। देन मेजरेबल कॉस्ट, नॉर्मली आपने कोई भी एसेट खरीदी है तो उसकी कॉस्ट मेजरेबल होगी। ये प्रॉब्लम इंटेंजिबल में ज़्यादा आती है, ये कंडीशन होना चाहिए। कंट्रोल कैसे एविडेंस किया जा सकता है ये बताया गया है। ये दोनों कंडीशन नॉर्मली कभी भी आप एसेट बुक करोगे किसी भी एक्सपेंडिचर तो प्रूव करना। स्पेयर पार्ट की लाइफ अगर 12 मंथ से उससे कम है तो इन्वेंट्री, उससे ज़्यादा है तो फिर उसके से माना जाएगा पीपी। और ध्यान रखना, कोई मशीन के साथ उसका स्पेयर खरीदा है, प्रिंटिंग मशीन लिया और उसका एक सिलेंडर एक्स्ट्रा ले लिया कि खराब हुआ तो फटाक से रिप्लेस, पर वो गोडाउन में ही रखा हुआ है, यूज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो प्रिंटिंग मशीन के साथ जो सिलेंडर आया था वही बढ़िया चल रहा है, तो इसे मशीन जिस दिन से डिप्रिशिएट होगी उसका स्पेयर पार्ट भी उसी दिन से, या क्यों? वी विल डिस्कस दैट अ लिटिल लेटर। चलिए, इंश्योरेंस स्पेयर क्या होते हैं? ये जो मैंने इस तरह का स्पेयर बताया जो बहुत अनलाइकली है कि यूज़ में फ्रीक्वेंटली आता है, कभी से यूज़ में आएगा। डिप्रिसिएशन में और डिस्कस करेंगे कि उसे डिप्रिशिएट कब से करना है। अब पीपी को इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन उसका एकमात्र एक्सेप्शन। कॉस्ट में 3 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। एक तो आपने जो खरीदा उसकी कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। दूसरा, इन्वेंट्री की तरह पीपी को भी आप लेकर आए, आपने फैक्ट्री पे इंस्टॉल किया तो उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे थे वो सब जुड़ जाएंगे। और तीसरा, अगर आपने वादा कर रखा है, आपके सर पे ऑब्लिगेशन है कि जहाँ पे आपने मशीन या अपनी पीपी इंस्टॉल की है उस जगह को आपको वापस से रिस्टोर करके पहला जैसा करके सामने वाले को देना होगा, तो जैसे ही आप पीपी इंस्टॉल कर रहे हो वैसे ही आपके सर पे वो ऑब्लिगेशन आ गया है जगह को साफ करके। इसका मतलब यह है कि भाई देखो, घर में बच्चे खेलते हैं रूम में तो उनको साफ साफ मम्मी बोल देती है कि देख, जब भी तू रूम से बाहर निकलेगा तो पूरी रूम साफ करके जाना। तो आप बताइए उसको रूम साफ करने का ऑब्लिगेशन कब आ रहा है? जब उसने रूम खराब कर दी या जब बाहर निकल रहा है? टेक्निकली स्पीकिंग जिस समय उसने रूम खराब कर दी उसी समय उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया साफ करने का, क्योंकि एक ना एक दिन उसको बाहर तो रूम से निकलना ही, क्या एक ना एक समय तो निकल, तो भले ही वो इनकर कब करेगा, जब वो बाहर निकलेगा तब सफाई करेगा, बट उसकी लाइबिलिटी किस समय आ गई? जैसे उसने ही खर्च किया या सॉरी या रूम में बिखेरा किया। सेम इसी तरह से लेचे मैंने कोई गवर्नमेंट लैंड पर आई हैव इंस्टॉल्ड अ मोबाइल टावर and the government has said that we've given you land on lease for 5 years. After 5 years you'll have to move this tower back and you'll have to restore the land to the original position. In such particular case, the day when I've installed the mobile tower, at that very day I knew that I'll have to incur expenses in. तो ये जो खर्चे मुझे फ्यूचर में करना होंगे, ये मेरे आज ही ऑब्लिगेशन आ गए। जिस दिन टावर इस्टेब्लिश हुआ है तो मुझे आज ही इसका प्रोविजन बनाना होगा कि बाद कितना खर्चा लगेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज एसेट की कॉस्ट में, और इधर ये प्रोविजन इंडेज 30 का, इसे प्रोविजन फॉर डीआरएस यानी डी कमिश्निंग, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज का प्रोविजन कहते हैं। तो ये तीनों का डिस्कशन अब इलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द इनिशियल कॉस्ट और द परचेज कॉस्ट। इसमें रिकवरेबल टैक्सेस कुछ भी ऐड नहीं होंगे, बाकी सारे टैक्सेस जो रिकवरेबल नहीं हो ऐड होंगे। रिकवरेबल मतलब आपके लिए रिकवर, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में और जीएसटी पे किया है, मेरे लिए रिकवरेबल। मेरे पास खूब सारा क्रेडिट है तो मैं मशीन्स के ऊपर जो जीएसटी होता है उसका आईटीसी नहीं लेता हूँ और उसे कॉस्ट का पार्ट मानता हूँ, तो वो माना जाएगा आपकी कॉस्ट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो रिकवरेबल। ट्रेड डिस्काउंट कोई भी मिले तो माइनस होंगे। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? सारे अपफ्रंट डिस्काउंट। व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट? तो कैश डिस्काउंट का रूल सिंपल है,
अगर आपने लेट्स से 100 रुपए की एसेट 110 में खरीदी क्योंकि आपको 1 साल का एक्सटेंडेड क्रेडिट दिया, तो डेफिनेटली एसेट की प्राइस ही 100 रुपए, और 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट का एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो वो आपका ब्याज का एक्सपेंस है जो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, पीआरएल में बुक होगा। अब आपने यहाँ पे 6 महीने बाद ही पैसा दे दिया तो आपको डिस्काउंट मिला तो आपका ब्याज का खर्चा कम बुक होगा, एज सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं था, नॉर्मली हम हर किसी को मशीन बेचते हैं तो 6 महीने के क्रेडिट में बेचते हैं और उसकी 1 करोड़। तो ऐसे केस में फिर हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ इज द कैश प्राइस ऑल्सो एंड इट इज द क्रेडिट प्राइस ऑल्सो। इनफैक्ट कंपनी कैश में या क्रेडिट में बेस्ड ऑन कितना पुराना कस्टमर है उसके आधार पर डिसाइड करती है कि पुराने लोगों को क्रेडिट देती है, नए लोगों को नहीं देती, प्राइस सबसे। अब ऐसे केस में मैंने 1 करोड़ में 6 महीने के क्रेडिट के साथ खरीदा, 3 महीने बाद जाके मैंने बोला यार पैसे आ गए दे देता हूँ, उन्होंने बोला दे दो, हमने बोला डिस्काउंट, उन्होंने बोला नहीं मिलेगा, हमने बोला अरे नहीं है पैसे, ऐसे ही मजाक करा, बोला चलो 1% डिस्काउंट, मैंने बोला अरे पैसे वापस आ गए ये ले। ये डिस्काउंट आपकी इनकम बुक है कॉस्ट से कम। पर अगर असेट खरीदते समय ही आप बोल देते कि चलो आज ही कैश ले लो और डिस्काउंट दे दो और उसने 2% डिस्काउंट दे दिया होता तो वो आपकी कॉस्ट से ही माइनस हो जाता। आप ऐसा कह सकते हो जितने अपफ्रंट डिस्काउंट है वो सब कॉस्ट से माइनस होंगे। अगर एक्स्ट्रा क्रेडिट का एक्स्ट्रा चार्ज लिया है तो एक्स्ट्रा चार्ज ब्याज बुक होगा, उस पर कोई डिस्काउंट मिला तो ब्याज खर्चा कम बुक होगा। एक्सेप्शनल केस में सबको एक जैसा क्रेडिट दिया जाता है और कोई जल्दी पैसा देता है तो उसको डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो डिस्काउंट कैश का दिया जाएगा, वही ऊपर है। क्रेडिट डिस्काउंट यानी अपफ्रंट डिस्काउंट कॉस्ट से माइनस होंगे। रीनिगोशिएशन के डिस्काउंट अगर प्राइस का रीनिगोशिएशन है तो वो भी कॉस्ट से कम। ये वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूट। सिंपल लॉजिक है दोस्तों कि अगर आप कोई भी एसेट अपने यहाँ पर लेकर आ रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे डायरेक्टली उससे एट्रीब्यूटेबल है वो सब एसेट की कॉस्ट। ये व्हाट डू आई मीन बाय डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? सिंपल लॉजिक है कि अगर आप उस एसेट को नहीं ला के इंस्टॉल नहीं करते तो वो खर्चा नहीं लगता। तो मुझे एक कार खरीदनी थी, समझ नहीं आ रहा है कौन सी खरीदूँ, तो मैंने अपने एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया और उसको बताया कि सबके फ़ायदे नुकसान, कंपैरिजन करके हमें एक पूरी शीट बना के दे दी कि भाई देखो BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, इन सब में फ़ायदे नुकसान। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने उसकी रिपोर्ट ली, उसको उसके लिए 10,000 रुपये दिए और फिर डिसीजन लिया कौन सी कार लेना है। क्या वो 10,000 रुपये कार की कॉस्ट में ऐड हो सकता है? नहीं, बिकॉज वो संक कॉस्ट है, आप कार नहीं भी खरीदते तो वो पैसे देना पड़ता। आपको ये देखना है कि ये खर्चा अगर कार नहीं खरीदता या एसेट नहीं खरीदता तो नहीं होता, तो ही है डायरेक्टली एट्रीब्यूट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल यानी कि बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट दिस एक्सपेंस, वो है इस कारण से मैं उधारी में चल रहा हूँ। हमारे दोस्त ने बोला तू रहने दे, वो नहीं होती तो भी तू उधार में रहता है, इसका मतलब मेरा उधार उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है क्योंकि हमारी ये हरकतों के कारण हम उधारी में जी रहे हैं। तो क्या कहता है इंडेस? इंडेस कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है that expenditure which would have been avoided had this particular asset not acquired or installed। तो आपको ये सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में। अब अगला सवाल आता है कब तक? till the asset is brought to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the man। तो अगर मैंने कोई मशीन इंपोर्ट करी और मैं चाहता हूँ बैंगलोर फैक्ट्री में इंस्टॉल करूंगा तो बैंगलोर फैक्ट्री के लाने तक के सारे खर्चे उसकी मशीन की कॉस्ट में, क्योंकि मैनेजमेंट का इंटेंडेड यूज, उसकी लोकेशन ऑफ यूज इज बैंगलोर। अब जब मैं बैंगलोर में मशीन लेकर आया तो मुझे उसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके मैं उसका ट्रायल रन करूँगा और एक बार ट्रायल रन के बाद मुझे लगा कि वो प्रॉपरली ट्यून हो चुकी है, फिर मैं उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करूँ। ये सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ट्रायल रन तक ऐड। कई बार सवाल आता है कि यार कोई खर्चा अवॉइडेबल था, जैसे मैंने मशीन जहाँ पर इंस्टॉल करी वहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक्स्ट्रा केसिंग इंस्टॉल करी है ताकि मशीन के ऑपरेशन स्मूथ रहे। उसके बिना भी मशीन चल सकती थी, बट उससे क्या होगा कि मशीन में थोड़ा सा मूवमेंट कम होगा जिस कारण से मशीन के ऑपरेशन स्मूथ रहे। तो ये खर्चे भी ऐड होंगे, भले ये अवॉइडेबल थे फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। इट इज़ नॉट अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। यहाँ पे नेसेसरी का मतलब इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने एक कार खरीदी और मुझे लगता है ये कार मेरे लिए यूजेबल तभी होगी जब इसमें मैं 3 तरह के अलग अलग हॉर्न, 2 तरह की एक्स्ट्रा लाइट्स लगाऊंगा। ये सारे खर्चे कार की कॉस्ट में ऐड किए जा सकते हैं बिकॉज मेरे लिए वो रेडी फॉर यूज तभी होगी।
बिल्डिंग बनाई, उसका कलर कराया और बढ़िया वाला कलर कराया, शानदार वाली टाइल लगाई, भले ही सिंपल टाइल से भी काम हो जाता, तो ऑडिटर ये नहीं सोचेगा, अकाउंटेंट ये नहीं सोचेगा कि ये खर्चा वेस्टफुल है। सेम मशीन में एल लिफ्ट करा के लाया, जबकि मैं शिप से लाता तो आधे कीमत में आ जाती, तो हम ये नहीं सोचेंगे ये ज़्यादा खर्चा लगाए तो ऐड नहीं होगा। डेफिनेटली सारे खर्चे ऐड होंगे, बिकॉज हमें ये नहीं सोचना है खर्चा ज़रूरी था या नहीं, मैनेजमेंट ने किया है तो ज़रूरी ही होगा। तो मैनेजमेंट एसेट को कब कहाँ कैसे चाहता है, उसके हिसाब से वो जो जो खर्चे कर रहा है वो सब ऐड होंगे, भले ही उस खर्चे के बिना भी एसेट यूजेबल थी। क्योंकि आप कल दिन बोलोगे कि भैया गाड़ी बिना इन लाइट्स के भी चल सकती थी, फिर आप ये भी बोलोगे कि यार अपन ने मर्सिडीज क्यों ली, अपन तो हुंडई ले सकते थे, फिर आप बोलोगे हुंडई क्यों ली, अपन तो नैनो ही चला सकते थे, फिर आप बोलोगे अरे यार नैनो ही गाय को, अपन तो ओला में ही घूम लेते, फिर आप बोलोगे ओला भी क्यों, रैपिडो में ही चल, तो डायरेक्टर को जाना तो अकेले ही, फिर हम बोलेंगे काम ही क्यों करना है, अल्टीमेट सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। वो मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, अपने को मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है कि उसके लिए अगर ये कॉस्ट नेसेसरी थी यूज करने के लिए, तो बस कोई नॉर्मल कॉस्ट लगी है, कोई पेनल्टी लग गई, जैसे मशीन ला रहा था तो हमारी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी तो पेनल्टी ठोक दी बहुत बड़ी, लाइसेंस नहीं था तो उसके कारण से, या कोई डैमेज हो गई अपने डाउनलोड उसको अनलोड करने में, तमाम अब अनलोड भी डाउनलोड होता है दुनिया, तो गिर गई और डैमेज हो गया, वो रिपेयर किया, ये सारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, ये सब लॉस है, ये सब जाएंगे, ये एसेट की कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी प्रायर टू एक्विजिशन ऑफ असेट, असेट खरीदने से पहले आपने कोई कंसल्टेंट को, जैसे मैंने 10,000 दी थी कौन सी गाड़ी खरीदूं, वो ऐड नहीं होगी अनलेस वो खर्चा नहीं लगता अगर असेट नहीं खरीदता। तो कोई बाइंग एजेंट है जिसने मदद की मशीन परचेज करवाने में, और मैंने उसको बोला था परचेज करूंगा तो 1% ऑफ द कॉस्ट तुझे दूंगा, तो वो ऐड होगी, पर उसने बोला नहीं 1,00,000 रुपए में लूंगा, खरीदो या मत खरीदो, तो वो ऐड। ट्रांजिट कॉस्ट, ऑनरेज इंश्योरेंस ऐड होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप आते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि मशीन आपने एक्वायर की तो शुरुआती दौर में आपकी उतनी डिमांड नहीं होगी उस प्रोडक्ट, तो आप उसे अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 10-20-25% पे चलाएं, जिस कारण से हो सकता है लॉस में चल, ये लॉसेस इनिशियली जब आप फुल कमर्शियल प्रोडक्शन लेवल अचीव करते तब तक के मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकते, आपके बिजनेस लॉस, ट्रायल रन के खर्चे ऐड होंगे, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस बिलो रनिंग द मशीन बिलो द कमर्शियल प्रोडक्शन लेवल विल नॉट बी, टेस्टिंग की कॉस्ट डेफिनेटली ऐड होगी, क्योंकि मशीन को रेडी फॉर यूज करने हैं, ना कि कोई भी जनरल एडमिन ओवरहेड जो आप असेट पीपी एक्वायर करते नहीं करते लगी रहे ऐड नहीं होंगे कभी भी, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड उसमें ऐड नहीं हो सकते, कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस ऐड नहीं हो सकता, इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। असेट खरीदने से पहले के खर्चे जो असेट खरीदो या नहीं खरीदो लग रहे हैं ऐड नहीं होंगे। यूज़र ट्रेनिंग फीस इंस्टॉल कर दिए पर लोगों को चलाना नहीं आती है तो सिखाने से मशीन रेडी टू यूज़ नहीं पुट टू, इनफैक्ट यूजर रेडी टू यूज हो रहा है ना कि मशीन, मशीन ये नहीं सीख रही है कि लोग मुझे कैसे चलाएंगे, लोग सीख रहे हैं मशीन कैसे चलेगी। गाड़ी खरीद ली, अपने को चलाना नहीं आता, ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करी ताकि समझ में आए गाड़ी कैसे चलाऊं, तो इससे गाड़ी चलना नहीं सीख रही है, मैं चलाना सीख रहा हूँ, वो कॉस्ट गाड़ी की कॉस्ट में ऐड। एक बार रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद के खर्चे पुट टू यूज तक के ऐड नहीं होंगे अनलेस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्वालिफाइज टू बी एडेड, वो अपन करेंगे। कई बार ऐसा होता है आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आपकी अभी की पुरानी फैक्ट्री रेनोवेट कर रहे हो तो ऑपरेशन आपने शिफ्ट किया दूसरी जगह, तो ये जो शिफ्टिंग के एक्सपेंस है ये नई फैक्ट्री या बिल्डिंग में ऐड, क्योंकि वो ऑपरेशन रन करने का खर्चा है ना कि बिल्डिंग। बोरिंग कॉस्ट इन डेज 23 परमिट करेगा। डीएसआर कॉस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि डीएसआर कॉस्ट तभी बुक की जाती है जब आपका ऑब्लिगेशन है यानी अनअवॉइडेबल है, आप उससे बच नहीं। अगर वो सेट को इंस्टॉल करने से रिलेटेड है तो असेट की कॉस्ट में इनिशियल रिकग्निशन में ऐड हो जाएगी। कितनी एस्टिमेट करो कि जब आप असेट को रिमूव करोगे, जगह को रिस्टोर करोगे, तो उस समय कितना खर्चा हो सकता है उस समय तक नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से बहुत आसानी से हो जाए, तो वो सब एस्टिमेट करके सोचना तारीख पे क्या कॉस्ट, और फिर उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग फैक्टर से करंट वैल्यू तक डिस्काउंट, उसकी आज जो प्रेजेंट वैल्यू आती है उसे आप असेट की कॉस्ट में एक तरफ ऐड कर दो और दूसरी तरफ उतने का प्रोविजन में, असेट की कॉस्ट में ऐड हो गया। प्रोविजन में अब आप अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करोगे जैसा एसीएम मेथड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, और वो ब्याज हर साल खर्चा आप, और असेट की कॉस्ट में जो इनिशियली ऐड किया था वो रिमेनिंग असेट की लाइफ में डेट। कभी भी प्रोविजन फॉर डीएसआर की कॉस्ट में रीएस्टिमेशन होता है, आपको लगता है यार कॉस्ट 10% बढ़ गई, तो जो प्रोविजन अभी है उसको 10% बढ़ा दो,
वो बढ़ाओगे तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो जो प्रोविजन आपका बढ़ेगा वो पूरा असेट की कॉस्ट में एडजस्ट होगा और प्रोस्पेक्टिवली डिप्रिसिएशन चेंज, अनलेस रिवैल्यूएशन मॉडल है जहाँ पे चेंज कुछ भी होता है तो उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट। तो सिंपल है, एनी चेंज इन एस्टिमेट ऑफ DSR कॉस्ट विल बी अकाउंटेड फॉर द कॉस्ट ऑफ द एसेट अनलेस एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल, देन इन दैट केस एडजस्टेड। रिवैल्यूएशन रिजर्व की अकाउंटिंग डिस्कस करें वहाँ पे। यस, तो ये चेंज इन DRS का दो कारण से होगा, एक तो अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि DRS की कॉस्ट एक तो PP इंस्टॉलेशन के कारण लगती है, दूसरी हो सकती है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक में जाके ऑयल रिग इस्टेब्लिश करी है जहाँ से मैं ड्रिलिंग करूँगा, बोरिंग करूँगा और तेल, सी बेड खराब होगा, सरकार ने बोला पहले जैसा करके। अब जब मैं सी बेड पे ड्रिलिंग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक तो मैंने वहाँ पे पूरी मशीन इंस्टॉल करी है, तो वो जो इंस्टॉल करी है मशीन उसके कारण सी बेड खराब हुआ है, उसे रिस्टोर करने की कॉस्ट आज ही एस्टिमेट करूंगा कि क्या लगेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और कॉस्ट में एसेट की ऐड कर। पर ड्रिलिंग करने के बाद और मेरा सी बेड खराब होगा तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू अकाउंट फॉर, दैट इज नॉट रिलेटेड बट ड्यू टू ऑपरेशन विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ाएगी, ना कि पीपी की। एस्टिमेट चेंज वगैरह आपको कैसे कंसिडर करने हैं, फ्यूचर कॉस्ट लेनी है, कोई टेक इंप्रूवमेंट से कॉस्ट कम हो रही है, वो सब कंसिडर। इनिशियल रिकग्निशन में आपने क्या कर दिया, परचेज कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर और DRS की कोई कॉस्ट है तो उसका प्रोविजन करंट प्रेजेंट वैल्यू निकाल। अब इसके बाद आप असेट यूज करना, डेप्रिशिएट करना। हो सकता है साल 2 साल बाद आप उसने खर्चा करो, जैसे कि एक बिल्डिंग है जिसमें आपने लाइफ सोची थी 20 ईयर्स है और 5 साल बाद लेट्स से उसकी फ्लोरिंग चेंज कराना पड़ गई, कलर बदलाना पड़ गया, या कोई बिल्डिंग डैमेज हो गया जैसे कि टेररिस्ट अटैक, तो उसको हारना पड़ेगा। यहाँ पे एस और इंडेस में बहुत बड़ा फर्क है। इंडेस कहता है कि अगर आपकी एसेट का कोई भी कंपोनेंट आपने किया है तो जो कंपोनेंट आपने हटाया है उसका जो अभी कैरिंग अमाउंट आ रहा है आपके टोटल एसेट के कैरिंग अमाउंट से, उसको क्रेडिट करो और वो लॉस भी। और जो आपने नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया है उसे डेबिट करो एसेट की कॉस्ट में और कैश बैंक क्रेडिट, और इस कंपोनेंट को इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में गेट कर दो। तो उदाहरण के तौर पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख रुपए का मैंने ये मोबाइल, इस 1 लाख के मोबाइल की लाइफ लेट्स से मैंने 5 साल मानी। 5 साल बाद मुझे रेसिडुअल वैल्यू इसकी 0 लग रही थी तो 20,000 हर साल में डिप्रिशिएट कर रहा। 2 साल में मैंने 40,000 डिप्रिशिएट कर दिया, 60,000 पर ये आ रहा है। अब इसकी बैटरी बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए मुझे रिप्लेस करना, तो मैं नई बैटरी लेके आया और वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट है, मुझे लगता है अगले 3 साल इजीली चल। और लेट्स से वो बैटरी आज मैंने जो खरीदी है वो 20,000 रुपये की। अब आप एक चीज़ 1 लाख का मैंने मोबाइल खरीदा, 2 साल में 40,000 पूरा डिप्रिशिएट करके 60 पे ले आया। अब इसमें मैंने एक नई बैटरी इंस्टॉल करी है जो 20,000 की आई। इतने में तो बढ़िया मोबाइल ही आ जाता, बात तो इसे खर्चा बुक नहीं करेंगे, इसे ऐड कर एसेट पर डिडक्ट क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड बैटरी, वो कितना। अब आप ये देखो कि जब मैंने ये एसेट खरीदा था उस समय इसकी बैटरी कितने की आ रही थी, मैं सैमसंग की जाके साइट पे देखा तो मालूम था कि भाई साल पहले की बैटरी जो इसमें डली हुई आ रही है, वैसी अगर मैं बैटरी तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 15,000 की। तो इसका मतलब कि इस 1 लाख में 15,000 रुपये की बैटरी शामिल है। जैसे आप 5 साल में यानी कि 3,000 पर आनम से 6,000 रुपये डिप्रिशिएट ऑलरेडी कर चुके हो एज अ पार्ट ऑफ 1 लाख और 40,000, यानी आज इसका कैरिंग अमाउंट 9,000 आ रहा है, तो आप ये 9,000 को यहाँ से हटा दें और ये प्योर एल में डेबिट कर और अब आपकी एसेट कितने पे आ जाएगी, 71। लेट्स से इसकी रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स है, आप इसे 3 इयर्स में डिप्रिशिएट
इसे कहते हैं डी रिकग्निशन, रिकग्निशन अकाउंटिंग, डी रिकग्नाइज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस पार्ट. And what is the carrying amount of the replaced part? Its original cost less the depreciation already. And recognize the cost of the replaced part by adding to the asset. This is only applicable when the part replaced has a life of more than 1 year. अगर ये बैटरी हर साल चेंज करने वाली होती तो फिर ये recurring expense like ordinary. Simple. सपोज आपको ये पता नहीं पड़ रहा है कि 3 साल पहले ये बैटरी कितने की आती, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आज अवेलेबल नहीं है और उस समय हमने ध्यान नहीं दिया. तो फिर दूसरा तरीका है कि आप एक डीम्ड कॉस्ट निकालो कि आज आपने ये जो बैटरी खरीदी है ये 20,000. आप देखो जो बैटरी इसमें लगी हुई है ये सिमिलर बैटरी है क्या? हमने बोला नहीं, इसमें जो बैटरी लगी हुई है लेट्स से फॉर एग्जांपल आज वैसी बैटरी 18,000 की मैंने उससे थोड़ी बेहतर ली है. तो आज 18,000 की है तो 3 साल पहले कितने की होगी या 2 साल पहले कितने की होगी? में भी इन्फ्लेशन 5% अगर मैं लूँ तो उसको मैं 2 साल से 5% से क्या करूँगा? प्रायर डेट की वैल्यू निकालूंगा और वो उसकी डीम्ड कॉस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके ऊपर 20% एसएलएम का डिप्री लगा के जो कैरिंग अमाउंट. तो ये तरीका है जब भी कोई पार्ट रिप्लेस. हाँ, सबसे सही तो ये होता कि जिस दिन मैंने ये मोबाइल खरीदा था उसी दिन मैं कंपोनेंट अकाउंटिंग से डिप्रिसिएशन चार्ज करता. अगर मुझे पता होता कि लाइफ 2 साल की बैटरी तो मैं उसी दिन निकाल लेता. बैटरी की कॉस्ट अलग, एसेट की कॉस्ट अलग, और जो बैटरी की कॉस्ट है उसको फिर 2 साल में डिप्रिशिएट कर देता और बाकी मोबाइल को 5. जैसे कि मैंने एक एयरक्राफ्ट खरीदा है जिसके अंतर्गत मुझे लग रहा है कि उस एयरक्राफ्ट की लाइफ 20 साल है पर उसके इंजन की लाइफ 30 ईयर्स है, तो मैं पहले ही तारीख पे क्या करूंगा, बुक्स में दिखाऊंगा एक ही एसेट एयरक्राफ्ट, पर डिप्री कैलकुलेट करते समय 2 कंपोनेंट निकाल दूंगा. इंजन 30 ईयर्स की लाइफ में डिप्रिशिएट करूंगा और अदर पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो टोटल डिप्रिसिएशन हर साल जो टोटल है वो चार्ज कर दिया जाएगा, पर मेरे वर्किंग नोट में मैं बाइफर्केशन कर दूंगा. कॉम्पोनेंटिंग कहते हैं. अगर वो होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. हर कंपोनेंट की मुझे कैरिंग अमाउंट अलग से पता होती, मैं उसे डी रिकग्नाइज करके नया कंपोनेंट रिकग्नाइज एसेट की ये कर देता. दिस इज बेसिकली द लॉजिक विच यू विल हैव टू फॉलो. आई होप दैट्स क्लियर. तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा? अगर आपने कोई भी रिप्लेसमेंट किया है आप कैरिंग अमाउंट डी रिकग्नाइज करोगे और रिप्लेस पार्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे. अगर ये रिकरिंग डे टू डे या ईयर टू ईयर होते हैं, एनुअल कॉस्ट है, तो फिर ये नहीं लगेगा लॉजिक, पीआरएल में जाएगा. रिप्लेस पार्ट का कैरिंग अमाउंट कैसे निकाला जाएगा वो भी आपको. सपोज ऐसा था कि मैंने ये मोबाइल लिया और इस मोबाइल में 2 साल बाद मैंने एक एडिशन कर दिया. कैसा एडिशन कर दिया? तो लेट्स से सैमसंग ने कोई नया इक्विपमेंट निकाला है, जैसे इक्विपमेंट को आप लेके क्या करो, अगर मोबाइल में लेट्स से फॉर एग्जांपल अटैच कर दो तो आपका मोबाइल हमेशा चार्जिंग में ही रहेगा. तो देव कैलकुलेटेड एक कोई सोलर स्ट्रिप निकाली है, पीछे लगा दो, तो जैसे ही आप मोबाइल धूप में ले जाते हो वो अपने आप चार्ज. वो यूज़ इसी के साथ हो सकता है और उसका कोई यूज़ नहीं है. तो मैं ये लाया, इससे ऑब्वियसली बात है दिस इज़ एन एडिशन. क्यों? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग ये मैंने इस पर खर्चा किया, इससे ऑल टुगेदर मुझे डिफरेंट बेनिफिट्स मिले, तो मैं इसे एसेट की कॉस्ट में. सपोज मैं कहता 2 साल बाद मैंने एक ब्लूटूथ हेडसेट खरीद लिया जिससे कि मैं अब आसानी से ब्लूटूथ यूज़ करके बात कर सकता हूँ लोगों से, तो वो अपने आप में एक सेपरेट एसेट क्लासीफाई किया जा सकता है, भले ही वो इसके साथ यूज़ होगा, बट इट विल सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ पीपी ऑन इट्स ओन. इट्स सेम लाइक बिल्डिंग के अंदर अगर आपने एसी लगाया तो ऑब्वियसली बात है बिल्डिंग नहीं है तो एसी का कोई मतलब नहीं है, खुले में तो लगाओगे नहीं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्डिंग ही है, वो अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिफाइबल एसेट है. तो आप एसी को सेपरेट एसेट बुक करोगे रादर देन एडिंग इट टू द ऑफ. अगर वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू दी एंटरप्राइज एंड कॉस्ट मेजरेबल है, तो आप उसे एसेट बुक करोगे, इसको एडिशन को, और एसेट की कॉस्ट में ऐड करके बुक कर लो या फिर पीआरएल में चार्ज कर लो. हालांकि अगर वो पीपी की भी डेफिनेशन मीट करता है, टेंजिबल आइटम है एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज 1 साल से ज़्यादा की लाइफ है, तो फिर आप उसे सेपरेट एसेट भी बुक कर सकते हो, जैसे कि ब्लूटूथ हेडसेट. ध्यान रखना कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अगर आपके इनकर हो रहे हैं तो उस पर भी सेम लॉजिक लगे. इज लाइक मैंने एक एयरक्राफ्ट खरीदा जिसमें 20 साल की लाइफ है, पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार हर 3 साल मुझे उसको कंपल्सरली एक टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट लैब में भेजना पड़ता है, जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट की फिटनेस चेक करते हैं, जिसका लेट्स से 3 करोड़ का खर्चा फिक्स है, हर 3 साल में आएगा. इंडेस कहता है ये 3 करोड़ का खर्चा आपको जो हर 3 साल में करना है, ये यूँ मत समझो कि आज ही इसको प्रोवाइड फॉर कर दें, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है. आप मत यूज़ करो एयरक्राफ्ट तो आप इस खर्चे को नहीं करोगे तो चलेगा, भले ही आपका इंटेंशन है, पर आप इससे बच सकते हो. ये तरीका होता है लाइबिलिटी बुक करना या नहीं डिसाइड कर.
आप बच सकते हो 3 साल बाद भी, अगर आप ये खर्चा नहीं इनकर करोगे बाय नॉट यूजिंग द एयरक्राफ्ट, तो आपको ऑब्लिगेशन आज बुक नहीं, 3 साल बाद आपने 3 करोड़ का खर्चा एकदम से किया, फिर अगले 3 साल तक नहीं करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसे इमीडिएटली पीआरएल में डाल दूं, क्योंकि ये तो एक तरह का मेंटेनेंस टेस्टिंग एक्सपेंस, ये एक नॉन फ्रीक्वेंट नॉन एनुअल हैवी मेंटेनेंस एक्सपेंस है, इसकी भी कंपोनेंट अकाउंटिंग जैसी ट्रीटमेंट होगी। यानी आप 3 करोड़ को एयरक्राफ्ट की कॉस्ट में ऐड कर दो और इसको अगले 3 साल में डेप्रिशिएट। सही मायने में ये मेंटेनेंस कराने से आपको पिछले 3 साल फायदा नहीं मिला है, अगले 3 साल तक आप एयरक्राफ्ट को चला पाओगे, तो ये अगले 3 साल से रिलेटेड खर्चा है, डेफर होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का फंडा होता नहीं है, आप इसे असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते। इनफैक्ट अगर आपने जब एयरक्राफ्ट खरीदा था, समझो 100 करोड़ का खरीदा था, तो आप उस दिन भी ऐसा कर सकते थे कि 100 करोड़ में लेट से 3 करोड़ मेंटेनेंस की कॉस्ट है, एज्यूमिंग नो जीरो इन्फ्लेशन रेट है। आप ये भी कर सकते थे कि 97 करोड़ के एयरक्राफ्ट को उसकी लाइफ पे डेप्रिशिएट करो और 3 करोड़ उस दिन अलग निकाल के 3 साल में डेप्रिशिएट कर दो, ये कह के कि जो नया एयरक्राफ्ट खरीदा है वो तो ऑलरेडी फिटनेस टेस्ट होके ही आया है, तो 3 साल तक फिटनेस नहीं कराना, क्योंकि वो खर्चा इसमें ऑलरेडी हो चुका है, कॉस्ट का पार्ट है। तो वो सेपरेट कर दिया, उसे 3 साल में फिर डेप्रिशिएट कर देंगे, फिर 3 साल बाद 3 करोड़ और ऐड होएगा, वो अगले 3। Right? This is the whole logic of your component accounting which you do. Then कॉस्ट हो सकता है कैश में खरीदा हो तो कैश प्राइस जोड़ दीजिए, क्रेडिट में खरीदा है तो देखिए अगर क्रेडिट प्राइस और कैश प्राइस में कोई फर्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी प्राइस है उसी पे असेट रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर कभी ऐसा है कि आपकी क्रेडिट प्राइस अलग है, बढ़ी हुई है, क्यों? क्योंकि हम क्रेडिट में बेचते हैं तो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, फिर डेफिनेटली जो कैश प्राइस है असेट की कॉस्ट होगी और बचे हुए को ब्याज बुक किया। लीज पे असेट लिया है तो इनिशियल रिकग्निशन 116, बाद में डेप्रिसिएशन इस इंडेक्स के अनुसार होगा। अगर कोई एसेट आपने एक्सचेंज में एक्वायर किया, which is like what? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने मेरी मशीन देकर आपसे आपके इक्विपमेंट्स ले ली, तो इसमें इंडेक्स कहता है कि कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो आपने दिया है उसकी कीमत आपकी कॉस्ट है। तो मैंने 100 रुपये देके ऐसे एसेट खरीदी तो मेरी कॉस्ट 100 रुपये। इसी तरह से मैंने अपनी मशीन देके आपसे इक्विपमेंट लिए हैं, तो इस मशीन को मार्केट में बेचता तो कितने रुपए मिलते, यानी इसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो मेरी कॉस्ट है। तो मैं उस इक्विपमेंट को, इस मशीन को मार्केट में बेचने पे जो पैसा मिलता है उस पर रिकॉर्ड करूंगा, बीइंग माय कॉस्ट विच इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। और मैंने जो मशीन बेची है वो बहुत ही पुरानी मशीन है जिसकी फेयर वैल्यू इजीली निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि आजकल ऐसी मशीन्स मिलती कम है। पर बदले में जो मैंने इक्विपमेंट लिया है वो ब्रांड न्यू इक्विपमेंट है जिसकी फेयर वैल्यू आसानी से मार्केट प्राइस निकाली जा सकती है। विच इज जस्ट लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास मर्सिडीज़ की 20 साल पहले की एक मॉडल थी जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जिसकी आज की फेयर वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने वो देकर लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी से आज एक नई टाटा नैनो खरीद ली, नैनो बहुत कम ही हो गया चलो, तो मैंने लेट्स से फॉर आज महिंद्रा थार खरीद ली नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पुरानी मर्सिडीज़ की फेयर वैल्यू इतनी एविडेंट नहीं होगी निकालना, बिकॉज इट इज मोर ऑफ आर्टिफैक्ट ना चलती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सीधी सी बात है कि जब आप असेट जो दे रहे हो उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो जो असेट आपने लिया है उसकी फेयर वैल्यू को मान लीजिए असेट की कॉस्ट है, खत्म। तो रूल ये बन गया, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट। इफ दैट इज मोर क्लियरली एविडेंट देन वी विल रिकॉर्ड द न्यू असेट एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ इट्स न्यू असेट एक्वायर्ड, और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग असेट और ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं नई असेट को, इसके डिफरेंस को पीआरएल में डाल देंगे। हालांकि अकाउंटिंग तभी की जाएगी जब एक्सचेंज का कमर्शियल सब्सटेंस है, विच मीन्स मैंने ये वाला मोबाइल आपको देके सेम यही वाला मोबाइल आपसे उतना ही पुराना ले लिया, जस्ट दैट ये ब्लैक कलर का आपके पास रेड कलर का था, कोई कमर्शियल सब्सटेंस। मेरी ज़मीन सेम पड़ोस में आपकी ज़मीन है, आपस में एक्सचेंज कर ली, कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, सेम लोकेशन साइज और क्वालिटी है लैंड की। तो एक्सचेंज को फिर उस केस में हम सिंपल क्या करेंगे, जितनी वैल्यू पे हमारा असेट अभी आ रहा था उतनी वैल्यू पे नया असेट बुक कर देंगे, क्योंकि कोई कमर्शियल सब्सटेंस कब माना जाता है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो अगर आप ये प्रूव कर सको कि जो रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जो असेट आपने ली है और जो दी है उसके अलग अलग हैं, या एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू जो असेट आपने दी है और जो आपको मिली है उसके कारण आपके बिजनेस की अलग अलग हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, हल्का फुल्का नहीं है, तो मानना कमर्शियल सब्सटेंस।
तो हो सकता है कि मैंने ये आपको दिया, आपसे लाल कलर का मोबाइल लिया, कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा वैल्यू में, हल्का फुल्का होगा। वाइट कलर की मेरी कार दे दी आपको, सेम मॉडल मेक की कार आपसे ले ली, वो आपने जो कार दी मुझे वो ब्लैक कलर की, हो सकता है इनकी वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस, पर इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो कोई प्रॉफिट लॉस बुक नहीं होगा। जितनी मेरी कैरिंग अमाउंट है उस पर ही मैं नहीं एसेट बुक। बट अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, एसेट का नेचर ही अलग है, उसके रिस्क टाइमिंग ही अलग है, जैसे कि मैंने अपनी कार दे के आपसे ट्रक ले ली, या एंटी स्पेसिफिक वैल्यू बिकॉज ऑफ द चेंज इन ऑपरेशंस इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरी फैक्ट्री के पास में आपकी ज़मीन है और मेरी वैसी ही एक ज़मीन उसी एरिया में, पर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। दोनों ज़मीन की मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू एक समान है, पर अगर ये ज़मीन एक्सचेंज हो जाए, वो 1 किलोमीटर दूर वाली आपको देके जो मेरी फैक्ट्री के पड़ोस में आपकी ज़मीन है वो मैं ले लूँ, तो मेरी एंटिटी के ऑपरेशंस में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास की ज़मीन को फिर मैं फैक्ट्री में लेके एक्सपेंशन ईजिली कर सकता हूँ। तो एंटिटी स्पेसिफिक value of the cash flows which are going to change by giving that land and taking the nearby land from you is going to be significant. Then we will say it has a commercial substance. और है तो फिर एक्सचेंज की अकाउंटिंग करना। कब मानते हैं फेयर वैल्यू एक की दूसरे से ज्यादा एविडेंट है? तो नॉर्मली नई एसेट की ज्यादा एविडेंट होगी देन द ओल्ड एसेट, या कोई भी एसेट जिसकी एक्टिव मार्केट में डीलिंग होती रहती है उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल। अगर आपने कोई एसेट कोई फाइनेंशियल एसेट के अगेंस्ट में लिया है, जैसे मुझे किसी से 100 रुपये लेने थे, वो नहीं दे रहा है, तो मैंने बोला चल उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, तेरी एक एसेट ले आता हूँ, तो इसे एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस केस में माना जाएगा कि आपने वो फाइनेंशियल एसेट फोरगो करके एसेट लिए, तो उसकी जो बुक्स में वैल्यू थी, फेयर वैल्यू थी, उस पर आप एसेट को रिकॉर्ड करें। तो लेट्स से मुझे किसी से 1 करोड़ रुपए लेने थे, नहीं दे रहा है, तो मैं उसकी गाड़ी उठा के ले आया, तो मैं मानूंगा कि वो गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, अज्यूमिंग वो 1 करोड़ जो मैं बुक्स में दिखा रहा हूँ वो रियलाइजेबल वैल्यू पे आ रहा है, यानी उसमें कोई इंपेयरमेंट वगैरह बुक करना है तो पहले वो करेंगे और फिर उसके बाद उसी वैल्यू पे कार को रिकॉर्ड करें। शेयर्स देके अगर आपने एसेट खरीदे हैं तो इंडेस 102 कहता है कि एसेट की फेयर वैल्यू पे शेयर्स रिकॉर्ड होंगे, ना कि शेयर वैल्यू पे एसेट होगा, प्रोवाइडेड एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो ये एक्सेप्शनल। खुद ने एसेट बनाई है तो डेफिनेटली आपकी जितनी भी कॉस्ट एसेट को रेडी टू यूज करने तक की लगती है वो सारी ऐड होगी, जो अपन ने डिस्कस करी थी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो ऐड होगी। इस दौरान ऑपरेशन शिफ्ट करना पड़े कहीं और तो उसके खर्चे यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, कोई एबनॉर्मल कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ओवरहेड्स है वो नहीं होंगे, रीजनेबली एलोकेटेबल ओवरहेड्स ऐड होंगे, वो सेम प्रिंसिपल। बस कुछ बातें और ध्यान रखना है, एल&टी अपनी हेड ऑफिस बिल्डिंग बना रहा है तो उसने अपनी क्रेन्स यूज करी उसको बनाने के लिए, तो वो क्रेन का डिप्रिसिएशन भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट और रीजनेबली एलोकेटेड। ट्रायल रन के खर्चे भी ऐड होंगे। कोई एडवांस अगर आपने सप्लायर को इस दौरान दिया है तो उसे एडवांस दिखाया जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो CWIP में ऐड नहीं होगा। तो जब तक एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रेडी टू यूज हो जाएगी, तो CWIP क्रेडिट और PPA डेबिट। ध्यान रखना, CWIP रिवैल्यू नहीं होता है, कॉस्ट पे कैरी होता है, बट जब तक वो CWIP है तब तक उसमें खर्चा एसेट पे हो रहा है तो ही ऐड होगा। कोई सिर्फ एडवांस दिया है कॉन्ट्रैक्टर को या सप्लायर को टू सप्लाई गुड्स और मशीन और लेबर, वो कैपिटल एडवांस में नॉन करंट एसेट्स में अदर्स में दिखेगा, ना कि CWIP में ऐड होगा। इसके ऊपर शेड्यूल 3 से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बाकी कौन से खर्चे ऐड होंगे नहीं होंगे, दीज आर सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। और ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है, कब तक ऐड करते जाना कॉस्ट, तब तक आपका एसेट का रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा उसकी कॉस्ट ना हो, नहीं तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना होगा एज पर। बेयर प्लांट क्या होते हैं ये समझा दिया, और इसकी अकाउंटिंग इंडेस 16 में कॉस्ट प्रिंसिपल से होगी। कई बार हो सकता है कि आप एक साथ एक जैसी बहुत सारी एसेट लाओ, जैसे 100 लैपटॉप लेके आ गया इन्फोसिस एक साथ, तो ये जरूरी नहीं है कि हर लैपटॉप अलग अलग रिकॉर्ड करो, वो आपका ऑप्शन है कि आपको 100 लैपटॉप एक एसेट बुक करना है या अलग अलग, बट प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में क्लास ऑफ एसेट वाइज होगा, बाकी अकाउंटिंग आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हो। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होगा, पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपके पास कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों ऑप्शन है। ये समझने के लिए पहले डेप्रिसिएशन। What is depreciation? Depreciation is nothing but basically systematic allocating the depreciable amount, which is cost minus residual value of the asset over its useful life. और ये allocation के लिए we use a method which should represent the consumption of future economic benefits for the asset. तो ऐसे बिल्डिंग है, आपको लग रहा है कि यार 30 साल की लाइफ है और 30 साल तक बिल्डिंग एक समान यूज हो रही है, तो SLM मेथड यूज करके आप डेप्रिशिएट 30 साल में कर दो। 100 करोड़ में खरीदी है, 30 साल बाद आपको लगता है उसकी 1 करोड़ रुपए की फेयर वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू बचेगी, तो 99 करोड़ को 30 ईयर्स में आप क्या करिए, 3.3 करोड़ हर ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ऐसा
कई बार हो सकता है कि आपका डिप्रिसिएशन टाइम की जगह यूजेज के ऊपर डिपेंडेंट हो। मैंने कार खरीदी है टैक्सी चलाने के लिए, मुझे लगता है कि इससे मैं 1 लाख किलोमीटर गाड़ियाँ रन करूँगा फिर इसे बेच दूंगा, तो आप इसकी लाइफ 1 लाख किलोमीटर मान लीजिए, ना कि n नंबर ऑफ ईयर्स। और वहीं डायरेक्टर के लिए कार खरीदी है जो 5 साल यूज़ होगी फिर चेंज हो जाएगी, तो उसकी लाइफ 5 ईयर्स मान। इंडियंस कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ टाइम में या यूजेज में, हमें सिर्फ क्या है डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी एसेट की यूजफुल लाइफ में उसके डिप्रिशिएबल अमाउंट को एक सिस्टमैटिक बेसिस पे खर्चा बुक करना है। और ये डिप्रिसिएशन ऑब्वियस सी बात है पीआरएल में जाएगा, अनलेस ये एसेट कोई दूसरी एसेट बनाने में लग रही है तो फिर उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। डिप्रिसिएशन चार्ज करते सके अगर कोई कंपोनेंट है जिसकी लाइफ एसेट की लाइफ से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो उस कंपोनेंट को आप अलग से डिप्रिशिएट करो। पर अगर कंपोनेंट की लाइफ एसेट की लाइफ जैसी है या छोटी छोटी वैल्यू के कंपोनेंट है सिग्निफिकेंट वैल्यू के नहीं है, तो फिर आप उन सबको एसेट के साथ ही सिंपली डिप्रिशिएट कर सकते हो। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द कंपोनेंट अकाउंटिंग एंड देन वील कम बैक टू दिस। एनी कंपोनेंट व्हिच हैज मटेरियल वैल्यू and the consumption pattern method is different from the main asset with life different from the main asset should be depreciated over its own useful life. ट्रक खरीदी लाइफ 20 साल है, टायर की लाइफ 5 साल है, तो टायर अलग ट्रक अलग, टायर 5 साल में डिप्रिशिएट, बची हुई ट्रक 20 साल में। बैलेंस शीट में एक ही एसेट दिखेगी ट्रक, सिर्फ डिप्री के कैलकुलेशन के लिए ये वर्किंग नोट बनेगा। पर अगर सिमिलर लाइफ है उसकी, तो ट्रक में हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी बनाई है पीछे, वो बॉडी की भी लाइफ कितनी है जितनी ट्रक की लाइफ है, तो फिर उसे आप ट्रक के साथ ही डिप्रिशिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए कंपोनेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ डिप्रिशिएशन के कंप्यूटेशन के लिए। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू के एसेट्स को आप मेन एसेट के साथ क्लब करके उसी एसेट की लाइफ में डिप्रिशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई सिग्निफिकेंट नॉन रिकरिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस है, जैसे कि एयरक्राफ्ट में हमने देखा था फिटनेस टेस्ट 3 साल में 3 करोड़ का होगा, तो उस पर भी कंपोनेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स लगेंगे। शेड्यूल 2 भी कहता है कंपोनेंट अकाउंटिंग यूज करना मैंडेटरी। चलिए, तो ये कंपोनेंट अकाउंट, देन दिस इज ऑल्सो कंपोनेंट अकाउंटिंग। ध्यान रखना लैंड और बिल्डिंग सेपरेट एसेट्स हैं तो उन्हें सेपरेटली डिप्रिशिएट करें। लैंड यूजुअली डिप्रिशिएट नहीं होगा, एसेट होगा। लैंड में आपने कोई बोरिंग किया या कोई वहाँ पे फेंसिंग करी है या कोई आपने सिस्टम बनाया है फॉर द पर्पज ऑफ लेट्स से सीवेज एंड ऑल, जो आपको लगता है हर 5 साल में 10 साल में वापस बनाना होगा, तो उसकी कॉस्ट को आप डिप्रिशिएट कर दीजिए। जब से एसेट रेडी फॉर यूज हो तब से डिप्रिशिएट होगा, भले इनकम टैक्स में पुट टू यूज की डेट से होता हो। और यूजफुल लाइफ आप टाइम या यूजेज किसी भी बेसिस पे निकाल सकते हैं। ईयर्स और मंथ हो सकता है या फिर यूजेज बेस्ड हो सकता है। क्या रेवेन्यू बेस्ड हो सकता है? ये आंसर इज आप रेवेन्यू के प्रोपोर्शन में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि एसेट लेट्स से फॉर एग्जांपल जियो ने अपनी एसेट्स डाली और साल भर तक फ्री में सेवाएं दी, तो इसका मतलब ये नहीं है साल भर तक डिप्रिशिएट नहीं हुई है उसकी एसेट्स, जबकि रेवेन्यू 0 है, तो रेवेन्यू के प्रोपोर्शन में डिप्री लगाना लॉजिकली। रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज समझना, आज आपने एक कार खरीदी, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आपने बलिनो गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की, आपको लगता है 5 साल यूज करो, 5 साल बाद बेचोगे तो कुछ पैसे तो मिलेंगे, तो 5 साल बाद बलिनो की क्या मार्केट वैल्यू होगी और कितने में बिकेगी ये नहीं सोचना है। आज 5 साल पुरानी बलिनो कितने में बिकती है वो उसकी रेसिडुअल वैल्यू। इट इज द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ कंडीशन एज साइज characteristics similar to that would have been at the end of its useful life, and that is the residual value which you have to consider today, क्योंकि कॉस्ट आज लगी है, रेसिडुअल वैल्यू भी उसी के प्रोपोर्शन में आज देखी। आज आपने एक बिल्डिंग में लेट्स से एक फ्लोर खरीदा है या एक फ्लैट खरीदा है फॉर योर ऑफिस खरीदा है, वो 50 लाख का है, नई बिल्डिंग है, तो आपको देखना है आप यहाँ पे 30 साल तक रहोगे, तो आपको देखना है आज की तारीख में 30 साल पुरानी बिल्डिंग इसी लोकेलिटी में इतने साइज के अगर ऑफिसेज हैं तो वो कितने में मिलती है। उन्होंने बोला ये नई बिल्डिंग थी तो इस कारण से ये क्या हुआ 10,000 स्क्वायर फीट में मिली, पुरानी बिल्डिंग में वही 6,000 स्क्वायर फीट रेट है, तो इसका मतलब आप रेसिडुअल वैल्यू 6,000 स्क्वायर फीट के बीच यूज करोगे, ना कि ये सोचोगे कि 30 साल बाद तो ये बिल्डिंग की कीमत ही 30 गुना हो जाएगी या 20 गुना 10 गुना हो जाएगी, तो रेसिडुअल वैल्यू और ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं। दैट इज द करंट वैल्यू ऑफ एसेट नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट। हाँ, कोई खर्चे अगर डिस्पोजल के हैं तो वो भी रेसिडुअल वैल्यू से माइनस होंगे। एज इफ द एसेट वाज ऑलरेडी ऑफ द एज कंडीशन एक्सपेक्टेड टू बी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तो ये आपको रेसिडुअल वैल्यू कॉस्ट से माइनस करके इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को ओवर द यूजफुल लाइफ क्या करना है, डिप्रिशिएट।
कब तक एसेट डिप्रिशिएट करते रहना? जब तक वो उसकी रेसिडुअल वैल्यू तक। क्या रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट चेंज होगा? ऑफ कोर्स, लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू और मेथड हर साल रिव्यू करना कंपलसरी है, मैंडेटरी। ठीक है, ध्यान रखना फेयर वैल्यू किसी एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो वो डिप्रिशिएट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और कोई एसेट को आप रिपेयर मेंटेन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रिशिएट नहीं। रिपेयर मेंटेनेंस के कारण एसेट यूज में आ रहा है, नहीं करोगे तो एसेट आज ठप हो जाएगा, उसकी पूरी यूजफुल लाइफ तक नहीं चलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिपेयर और मेंटेनेंस एसेट की लाइफ फॉर एवर हो रही है। इट्स जस्ट दैट इट इज फॉर कंटिन्यू। भैया अपन अपनी मरम्मत कराते रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फॉर एवर लिव करेंगे या वी विल बी इमॉर्टल्स। इट जस्ट मीन्स दैट टू लिव आवर यूजुअल लाइफ ऑल्सो वी हैव टू गेट आवर मेंटेनेंस। Method should be such, ये definition याद रखना, it reflects the pattern in which assets future economic benefits are expected to be consumed by the entity. And it should be reviewed at least every financial year, and any change in method is to be treated as a change in estimate. ठीक है, कोई भी चेंज अगर कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ या मेथड में होता है तो इसे प्रोस्पेक्टिवली बिना पिछले साल का डेप्री चेंज किया या रिस्टेटमेंट किया अकाउंट फॉर करना है मेथड चेंज। कब तक लगाना डिप्री? जब तक एसेट बेच ना दे या उसकी रेसिडुअल वैल्यू तक वो एसेट रिड्यूस होके आ। ये आपकी समरी है विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट अकाउंटिंग। डी रिकग्निशन, जब भी आप एसेट बेचोगे तो उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पीओएल में चले जाएगा। 100 रुपए की एसेट डिप्रिशिएट होकर 10 पे हो गई, पर बेचा अपन ने 120 में, तो 110 का प्रॉफिट हुआ, पूरा 110 का पीओएल में जाएगा। कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी पीओएल। रिवैल्यूएशन एक ऑप्शनल अप्रोच है, क्लास ऑफ असेट वाइज रिवैल्यूएशन होगा। अगर आपको करना है तो आप डिसाइड करो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि लैंड रिवैल्यू करूंगा, बिल्डिंग करूंगा, प्लांट मशीन नहीं करूंगा, ओके। पर ऐसा नहीं कर सकते एक बिल्डिंग करूंगा एक नहीं करूंगा। जो भी क्लास को रिवैल्यूएशन अप्रोच के लिए आप ले जाओगे वहां पे पीरियोडिक रिवैल्यूएशन होना चाहिए, इतना कि कभी भी उसका कैरिंग अमाउंट उसकी फेयर वैल्यू से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ना हो। पर ऐसा फिक्स नहीं है कि हर साल या हर 3 साल में करना है। जब भी आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो फेयर वैल्यू यानी कि उस एसेट को आज बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, नेट सेलिंग कॉस्ट नहीं सेलिंग प्राइस, उतने पे एग्जिट प्राइस पर रिकॉर्ड। रिवैल्यूएशन में गेन होता है तो वो ओसीआई एनआर में गेन बुक होकर रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखेगा बैलेंस शीट में। लॉस बुक होता है तो सीधे पीओएल में जाएगा पहली बार। अगर पहली बार आपने रिवैल्यूएशन नहीं किया, दूसरी बार कर रहे हो, दूसरी बार में कोई अगर गेन आए तो पहली बार अगर लॉस बुक हुआ था पीआरएल में गया था तो उतना गेन पीआरएल में चले जाएगा। पर पहली बार गेन बुक हुआ था और ओसीआई एनआर में गया था और अब लॉस बुक हो रहा है तो जितना आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है उतना आप ओसीआई एनआर में डेबिट करके रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ। यानी फर्स्ट टाइम गेन ओसीआई एनआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉस पीओ। Subsequent gain or loss will depend on what was the accounting done prior in previous year. तो सब्सिक्वेंट गेन है तो वो ओसीआई एनआर के थ्रू रिजर्व में जाएगा, अनलेस पहले कोई लॉस पीओएल में डेबिट हुआ था तो उस एक्सटेंट तक वो पीओएल में क्रेडिट होगा। एक्सेस गेन है तो ओसीआई एनआर के थ्रू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लॉस आया है तो अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है तो ओसीआई एनआर के थ्रू रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप सेट ऑफ करेंगे, अदरवाइज सीधे पीओएल में डाल देंगे। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन की चॉइस एक अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस है। कॉस्ट रिवैल्यूएशन अप्रोच में आते हैं तो प्रोस्पेक्टिव है, पर पहले रिवैल्यूएशन था और आप कॉस्ट पे जा रहे हो, चेंज इन पॉलिसी तो रेट्रोस्पेक्टिव। सिमिलर क्लास ऑफ एसेट्स ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स वालों के लिए फॉलो किया जाएगा, कंप्लीट को करेंगे फिर वैल्यू पे करेंगे। ध्यान रखना, हर एसेट का रिवैल्यूएशन गेन लॉस अलग से निकालना है, एक का गेन दूसरे के लॉस से सेट ऑफ। रिवैल्यूड अमाउंट पे डेप्री चार्ज होगा, वही पीआरएल में जाएगा। और जब आप एसेट बेचोगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है तो सेल पे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा पीआरएल में डाल। पर अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है तो टू दी एक्सटेंट ऑफ दैट बैलेंस जो लॉस हुआ है उसे ओसीआई एनआर में डेबिट करके रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करना, और एक्सेस लॉस है तो पीआरएल में डेबिट करना। अगर कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हुआ है तो फिर 105 में जाएगा, फिर उसका फर्दर रिवैल्यूएशन बंद हो जाएगा। अभी तक का रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा रहेगा। जब 105 में उसे बेचेंगे तो लॉस हुआ तो रिजर्व से सेट ऑफ होगा, और अगर लॉस नहीं हुआ तो फिर जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है, क्योंकि वो रिजर्व ओसीआई एनआर है इसलिए रिक्लासीफाई नहीं होता है, उसे रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। ये जर्नल एंट्रीज दी हुई है, आप कैसे करेंगे? अब इसमें 2 अप्रोच होती है। मतलब ऐसा है, एक आपकी एसेट है जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपये, इस पर अभी तक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लग चुका है 30, इसका कैरिंग अमाउंट है 70। लेट्स से आज इसकी आप फेयर वैल्यू निकालते हो वो 105 आती है, इतनी पुरानी एसेट की। तो आपके पास 2 तरीके हैं एंट्रीज चार्ज करने के, बुक करने।
पहला तरीका है जिसमें आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पीपी से राइट ऑफ कर देंगे। तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना भी है उसको आप पीपी से राइट ऑफ कर दो, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्री अलग से बुक हो रहा है, तो इसका मतलब पीपी 100 पे आ रहा होगा। ये एंट्री करने के बाद अब पीपी 70 पे आ जाएगा। और अब आपको पीपी लाना कितने पे, 105 पे, तो आप 35 से बढ़ाइए और इवैल्यूएशन गेन OCI-NR के थ्रू 35 से क्रेडिट कर दीजिए। ये इवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस शीट। दूसरा तरीका है कि आप 70 को 105 पे ला रहे हो, यानी 50% गेन बुक कर रहे हो। तो आप इस पर्टिकुलर केस में क्या करोगे, पीपी की कॉस्ट को ही 50% से बढ़ा दोगे, तो 100 की 150 हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 50% से बढ़ जाएगा, तो 30 का 45 15 से बढ़ जाएगा। बचा हुआ आपका रिवैल्यूएशन गेन 35। तब आपका बैलेंस शीट में, नोट्स में, डिस्क्लोजर में आपको कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्री देना है, तब आपकी कॉस्ट 150 कहलाएगी और एक्यूमुलेटेड डेप्री 45 कहलाएगी। जबकि पिछले वाले केस में आपका एक्यूमुलेटेड डेप्री सेट ऑफ होने के कारण पीपी 0 पे आ जाता, और इस साल का डेप्रिसिएशन ही एक्यूमुलेटेड डेप्री नहीं। अगर कभी इस क्वेश्चन में आपको ये दिया जाता कि नई पीपी इज ऑफ 140, सपोज ऐसा दे देते, तो फिर एंट्री बड़ी अजीब सी होती। पीपी को अपन डेबिट करते 40 से, क्योंकि उसकी करंट कॉस्ट 140 है, पहले वो 100 पे आ रही थी। हमें पता है कि हमें रिवैल्यूएशन गेन टोटल कितना बुक करना है, 35। जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डाल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन यू विल हैव टू डी रिकॉग्निशन कॉस्ट में, गेन लॉस प्योरल में। अगर असेट डिस्कार्ड हुआ है, डिस्कार्ड यानी कि अब यूज नहीं होने वाला है और बेचने भी नहीं वाले, तो फिर आप उसे रेसिडुअल वैल्यू पे लेके आ जाओ, राइट ऑफ कर दो लॉस को प्योर। और हेल्ड फॉर सेल है तो 105 में जाएगा। सेल की एंट्री क्या होगी, पूरा प्रॉफिट लॉस प्योरल में जाएगा, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर इवैल्यूएशन। एंड देन यू हैव ऑल दीस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर। शेड्यूल 3 के भी आपके डिस्क्लोजर्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। नाउ वी विल बेसिकली गो थ्रू शेड्यूल 2 कंपनीज एक्ट, जो कहता है कि डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ जो हमने दी है टैंजिबल एसेट्स की शेड्यूल 2 में, उसको रेफर करके आप कंप्यूट करें। अगर आपको वो लाइफ से कम ज़्यादा लाइफ लेना है, तो आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्ट की एडवाइस होना चाहिए और आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इंडेस ये नहीं कहता है कि शेड्यूल 2 की लाइफ यूज़ करना अनिवार्य है, वो कहता है कि एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ में डिप्रिशिएट करें। पर ये ज़रूर कहता है इंडेस कि अगर कोई स्टैट्यूटरी लाइफ प्रिस्क्राइब्ड है, वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप डिस्क्लोजर दे दो कि हमने वो लाइफ का यूज़ नहीं, बाकी यू आर फ्री टू यूज़ एनी अदर। ऐसे भी शेड्यूल 2 में जो लाइफ दी है वो डिविडेंड बांटने से पहले डेप्री लगाने के लिए दी गई है, उसका मोर रेलेवेंस डेप्रिसिएशन के लिए, ना कि अकाउंट के लिए। बट इंडियन बैलेंस में ज़्यादातर कंपनी शेड्यूल 2 की लाइफ को बेस मान। शेड्यूल 2 भी कहता है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पे लगेगा। वो भी ये कहता है कंपोनेंट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगी, रेडी टू यूज़ की डेट से लगेगा, लाइफ ईयर्स या यूजेज के बेसिस पे डिफाइन हो सकती है, कंपोनेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे डेप्रिसिएशन करना। तो सिमिलर प्रिंसिपल्स वहाँ पर भी दिए गए हैं। इज दैट कि आप लाइफ कम ज़्यादा लेंगे तो कब कर सकते हैं। रेसिडुअल वैल्यू यहाँ दी गई है, एसेट की कॉस्ट का 5% होना चाहिए। अगर आप उससे कम लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हो तो फिर आपको टेक्निकल एक्सपर्ट की एडवाइस लेना। अगर कोई एसेट है जो आपकी एक्स्ट्रा शिफ्ट चल रही है, यानी हम नॉर्मली लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है जिसके अंदर मशीन है और एक शिफ्ट में, तो लाइफ दे रखी हुई है ये जितनी भी, वो सब यूजफुल लाइफ कौन सी है, एक शिफ्ट में चला रहे हो तो। हालांकि कुछ एसेट्स पे ये शिफ्ट वाइज कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, जिसमें एनईडी लिखा होता है, नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन। जैसे बिल्डिंग एक शिफ्ट या 3 शिफ्ट नहीं चलती, वो हमेशा खड़ी रहती है। तो जिनमें एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्री का कंसेप्ट है, वहां पे अगर आपकी मशीन पे लाइफ दी हुई है 10 साल, आपने मशीन लेट्स से फॉर एग्जांपल खरीदी 1 करोड़ पे, रेसिडुअल वैल्यू आप 0 मानते हो, 10 साल की लाइफ है, 10 लाख हर साल डिप्रिशिएट करते हो, एसएलएम मेथड। पर सपोज कहा गया है कि इस पे एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन लगाना है। अब इस साल आपने मशीन पूरे साल डबल शिफ्ट चलाई, स्टैंडर्ड कहता है जितने समय डबल शिफ्ट चलाई उतने समय का 50% डिप्री और बढ़ा दे। और अगर ट्रिपल शिफ्ट चली 24 घंटे, तो जितना डिप्री लगा है सिंगल शिफ्ट का उतना और लगा दे। अगर 6 महीने डबल चली और 6 महीने ट्रिपल, तो 6 महीने सिंगल शिफ्ट का डिप्री निकाल लो, 5 लाख, और उसका 50% और 2.5 लाख और लगा। अगले 6 महीने का 5 लाख, ट्रिपल शिफ्ट चली तो 5 लाख और लगा, तो टोटल आपका डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 17 लाख 50।
10 लाख साल का और 7.5 लाख एक्स्ट्रा शिफ्ट किया, 2.5 लाख प्लस 5। हालांकि अगर आपका कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट है, यानी ऐसा प्लांट जो बाय डिज़ाइन 24/7 चलता है, जैसे आयरन स्टील मिल्स में होता है, लोहे को पिघलाया जाता है, तो आपका बॉयलर ऐसा नहीं होता आज चालू किया फिर संडे बंद होगा। ये साल में 300-350 दिन चलता है, फिर 15 दिन पूरी फैक्ट्री बंद रहती है। वो डिज़ाइन ही ऐसा है कि आप उसको बंद चालू नहीं कर सकते। तो वैसे केसेस में फिर अलग रेट्स ऑफ डेप्री या यूजफुल लाइफ दी जाती है, वो फॉलो होते हैं वहाँ एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर पूरा गाइडेंस नोट है, बट ये ब्रीफ ऑडिट के आपके सिलेबस में कवर्ड है, वहाँ पे भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, फार में भी आ सकता है। दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू योर इंडेक्स 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल टेक directly in the question answers discussion. So lengthy standard, but yes, once you have done this particular standard, it will be a lot of advantage for you, because इसके बेसिस पे इंडेक्स 38 इंटैंजिबल एसेट्स जब आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिमिलर प्रिंसिपल्स है। इस दैट वहाँ पे डेफिनेशन पूरी अलग से समझना पड़ेगी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटैंजिबल। वो क्या है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इंटैंजिबल एसेट। बचपने में पढ़ाई गई हमारी डेफिनेशन, which is not really true, because India's 38 has something else to talk about intangible assets. Accounting point of view से quite similar to PP, but definition obviously very very different. आप इसको समझो पहले conceptually. इंटैंजिबल एसेट एक ऐसी एसेट है, यानी कि बैलेंस शीट में एसेट दिख रही है, इसका मतलब वो कंडीशन की आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल टू फ्लो टू द एंटरप्राइज विद कंट्रोल और मेजरेबल कॉस्ट वाली कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी रिकॉग्नाइज होगा वो इंटैंजिबल एसेट या एसेट। प्लस इंटैंजिबल है यानी फिजिकल सब्सटेंस उसका नहीं है, या है तो भी इमटेरियल है। assets like let's say websites, softwares, even licenses which may have a paper form, but that is not what is giving the value to the asset. ये चीज़ें अगर एसेट बुक हो रही है बुक्स में, तो ये इंटैंजिबल एसेट दिखेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट आ रही है जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो सारी इंटैंजिबल एसेट है, विच कुड इंक्लूड एसेट्स लाइक व्हाट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, नो हाउ, ये तो क्लियर कट इंटैंजिबल एसेट्स। व्हाट अबाउट असेट्स लाइक नो कम्पीट फीस की कोई कॉम्पनसेशन प्राइस पे करी है, जिससे कॉम्पिटिटर के साथ अग्रीमेंट हुआ है कि वो 5 साल तक हमारे एरिया में कॉम्पीट नहीं करेगा, विच इज लीगली ओके, क्या ये इंटैंजिबल एसेट होगा? कोई फ्रेंचाइज मैंने किसी के लिए या किसी की मार्केटिंग सेलिंग राइट्स लिए, क्या ये तरह की चीज़ें इंटैंजिबल एसेट्स हों? आईपीएल में मैंने प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या ये इंटैंजिबल एसेट प्लेयर राइट्स दिखाया जाएगा? मूवीज़ मैंने प्रोड्यूस करी है खुद से बेचने के लिए, क्या ये मेरी इन्वेंट्री है या इंटैंजिबल एसेट है? बिकॉज मूवी हैज़ नो फिजिकल सब्सटेंस, राइट, इट जस्ट हैज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन अ मीडियम, बट इट इज़ इंटैंजिबल। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस अगर एसेट बुक होंगे तो ये भी इंटैंजिबल है, क्योंकि फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। सेम विद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डिफर्ड और लीज की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट डिफर हुई है। तो व्हाट आई वुड डू विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज पर्टिकुलर एसेट्स, इनफैक्ट डिफर्ड टैक्स एसेट भी देखा जाए तो उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं, बट डेफिनेटली वो दूसरे इंडेक्स में जो चीज़ें कवर होगी वो यहाँ पे कवर नहीं होंगी। तो सबसे पहले आप इस इंडेक्स में ये समझ लो कि क्या चीज़ें इस इंडेक्स से बाहर है और अंदर है, और उसके बेसिस पे क्लियरली अपन ये समझ पाएंगे कि इस इंडेक्स में क्या चीज़ें हमको पढ़ना है और क्या। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड अप्लाइज टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी स्टार्टअप एक्सपेंस, राइट्स ऑफ मोशन पिक्चर फिल्म, फ्रेंचाइजी, मार्केट राइट्स, ये सब पे स्टैंडर्ड लगता है, और इनकी अकाउंटिंग क्या है वो डिस्कस करते हैं। बट मिनरल ओर्स, माइंस का एक्सट्रैक्शन, माइंस क्वेरीज की राइट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जितने भी आपके होते हैं, जिसे देखा जाए तो कैश भी एक तरह का इंटैंजिबल एसेट हो सकता है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म तो नेग्लिजिबल है पेपर का, इट इज़ द प्रॉमिस विच गिव्स द राइट। डीमैट के शेयर्स अपने आप में देखा जाए तो फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो क्या इंटैंजिबल एसेट है? नहीं, ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो फाइनेंशियल एसेट्स आर ऑब्वियसली नॉट कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। और जब भी कोई दूसरा इंडेक्स लगेगा, जैसे कि लीज या शेयर बेस्ड पेमेंट, तो लीज की जो आपकी डेफर्ड कॉस्ट है, या इंडेक्स 2 अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सॉफ्टवेयर में, या डेफर्ड टैक्स एसेट है, या एसेट एक बार हेल्ड फॉर सेल हो जाए, तो फिर उसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड उस पर लगना शुरू हो जाएंगे। हैविंग सेड दिस, एक चीज़ ध्यान रखना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अब असेट बुक नहीं हो सकते, क्योंकि इस पर कंट्रोल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसको इमीडिएटली पीआरएल में चार्ज करना पड़ता है। ऑल योर स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड एनी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लाइक हेवी एडवर्टाइजमेंट फीस, ट्रेनिंग फीस टू द एम्प्लॉइज, स्टफ लाइक दैट। क्यों? वो डेफिनेशन से समझ में आए। दोस्तों, इंटैंजिबल एसेट एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट है जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। तो 4 बातें हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइबल,
ऐसी एसेट जिसे आप देख छू नहीं सकते, वो सिर्फ गुडविल होती है। गुडविल आइडेंटिफाइबल नहीं होती है, फिर भी एसेट होती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड AS 103 स्पेसिफिकली उस पर लगता है, इसलिए गुडविल के अलावा कोई भी इंटेंजिबल एसेट है उसे आप देख पाओगे, कुछ केस में छू भी पाओगे, जैसे लाइसेंस। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन है आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल कब मानते हैं? मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेटेड है, पर ये कोई आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को किसी कॉन्ट्रैक्ट से रोक नहीं सकता, ना ही मैं उसे बेच सकता हूं कि ये ले मेरा एम्प्लॉय इतने रुपए देते मुझे। तो अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करके किसी एम्प्लॉय को रोक सकूं, जैसे IPL में प्लेयर को, तो फिर वो मेरे लिए एक आइडेंटिफाइबल एसेट है। The definition is asset is regarded as identifiable if it is separable from the entity, whether individually or with any other asset or contract, या फिर it arises from a legal or contractual. मेरे कस्टमर्स, मेरे स्टूडेंट बहुत लॉयल है, they are always with me, but I don't have any control over that. बट अगर अपन स्टूडेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट कर लें कि भैया स्टूडेंट्स हम तुम्हारा डेटाबेस ले रहे हैं और तुम्हारा डेटाबेस अगर जरूरत पड़ी तो हम किसी और को बेच सकते हैं, हो सकता है फिर ये जो कस्टमर लिस्ट अपन क्रिएट कर रहे हैं ये मेरा एक क्या हो जाए, दिस कैन बिकम asset because it is arise from a contract. अब इसी बात है, ऐसा कौन करेगा? मे भी कोई एड एजेंसीज या इस तरह की चीजें लोग क्वांटिटीज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि इसे बेचा जा सकता है, तो भी अपने आप में ये अपने आप में आइडेंटिफाइबल एसेट हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली इस कस्टमर लिस्ट को किसी और को बेच के पैसे कमा सकता हूं, यानी ये सेपरेबल है, हेंस ये आइडेंटिफाइबल एसेट बुक किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है, अगर आइडेंटिफाइबिलिटी की कंडीशन मीट हो रही है तो उस केस में वो इंटेंजिबल एसेट हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा ध्यान रखना, ब्रांड आइडेंटिफाइबल होती है पर गुडविल नहीं, क्योंकि ब्रांड आप अलग से बेच भी सकते हो, आप लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से ब्रांड खरीद भी सकते हो, पर गुडविल क्या है? गुडविल समथिंग विच इज नॉट आइडेंटिफाइबल बट इट इज स्टिल इन सेट, विच इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ ऑल द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स विच हैव एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। नॉन मॉनिटरी, कोई भी मॉनिटरी एसेट इंटेंजिबल एसेट नहीं है, वो नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट होगी। मॉनिटरी एसेट यानी जिसमें फिक्स्ड या डिटरमाइंड सम्स ऑफ मनी आपको मिल रहे हैं, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, बॉन्ड, रिडीमेबल है, तो ये सब मॉनिटरी एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस मॉनिटरी एसेट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको फिक्स्ड डिटरमाइंड सम्स ऑफ मनी नहीं मिलने वाले हैं, सर्विस मिलने वाली या गुड्स मिलने वाले। तो एडवांस टू सप्लायर मॉनिटरी एसेट। शेयर्स खरीदे तो वो मॉनिटरी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको फिक्स्ड और डिटरमाइंड सम्स नहीं मिलने वाले, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट। सेम में गो विद कन्वर्टेबल ओनली डिबेंचर्स, बट रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, लोन गिवन टू अनदर पार्टी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, ये सब मॉनिटरी एसेट्स हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है हर नॉन मॉनिटरी एसेट इंटेंजिबल है, बट अगर मॉनिटरी है तो डेफिनेटली इंटेंजिबल नहीं है। एसेट की वही कंडीशन है कि एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड एंटिटी को फ्लो करेंगे और एंटिटी के पास उसका कंट्रोल होना चाहिए। वो लीगल हो सकता है, सब्सटेंस में हो सकता है, प्लस फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, है तो भी इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। जैसे ई बुक विल क्वालिफाई टू बी एन इंटेंजिबल एसेट इफ इट सैटिस्फाइज ऑल द अदर डेफिनेशन एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंटेंजिबल, बिकॉज उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, पर एक फिजिकल बुक डेफिनेटली उसका एक इंपॉर्टेंट फिजिकल सब्सटेंस है, तो फिर वो अपने आप में इंटेंजिबल एसेट। आप कब रिकॉर्ड करोगे इंटेंजिबल एसेट को अपनी बुक्स में? जब आपको लगता है उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको फ्लो करेंगे और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है। सेम रिकॉग्निशन कंडीशन है जैसी पीपी में थी, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में देयर इज नो कंट्रोल ओवर दी कस्टमर्स और एंटिटी विच यू हैव क्रिएटेड। एज सच आपको कोई कंट्रोल नहीं है कि आप कस्टमर जिसके ऊपर आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया है उसको फोर्स कर सको कि भैया तूने मेरा ऐड देखा तो प्रोडक्ट खरीद, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब आपकी एसेट, तो इन सबको खर्चा बुक करना होगा। ध्यान रखना, प्रीपेड और डिफर्ड में एक बेसिक फर्क होता है एस्टिमेट्स का। मैंने आज हैवी एडवर्टाइजमेंट किया, इससे लग रहा है कि बहुत कामों तक फायदा मिलेगा, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसा है, तो ये पीआरएल में इमीडिएटली जाएगा, क्योंकि इंडेस बोलता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस पे इंडेस लगेगा और वो उसे एसेट बुक नहीं करने देगा, पीआरएल में डलवाएगा। पर अगले साल की एडवर्टाइजमेंट का इस साल मैंने पेमेंट एडवांस में कर दिया है, तो इसमें कोई एस्टिमेट नहीं है कि फायदा मुझे अगले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आज पैसा दिया है जिसकी सर्विस ही अगले साल मिलनी है, तो ये प्रीपेड बुक कर सकते हैं, डिफर्ड नहीं। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कॉस्ट को भी इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। प्रोटोटाइप्स बेसिकली क्या होते हैं? एप्पल को पेंसिल बनानी है तो खूब सारी रिसर्च करके पहले इसका एक प्रोटोटाइप बनाएगा कि क्या इसकी लेंथ होना चाहिए, कितनी इसकी विड्थ होना चाहिए, बहुत सारी इसकी साइंटिफिक क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि यार इससे मोटी हुई तो कंफर्ट नहीं होएगा, पतली हुई तो कंफर्ट नहीं आएगा,
लेंथ इससे कम करके मैनेज कैसे कर पाएंगे, आगे की निप का क्या मटेरियल होना चाहिए, और एक एक सैंपल प्रोटोटाइप बनेगा जिसका फिर मास लेवल पे प्रोडक्शन, जैसे कि रोबोट में एक चिट्ठी बनाया गया फिर मास लेवल पे उसको रिप्रोड्यूस किया गया। तो ये जो प्रोटोटाइप है इसके फिजिकल सब्सटेंस की आप पहली बार ये जो एप्पल पेंसिल का प्रोटोटाइप बनाया होगा इसकी कीमत हो सकती है लेट्स से फॉर एग्जांपल $1 मिलियन लगी हो। हालांकि इसमें जो मटेरियल है और ये जो पूरी पेंसिल है इसकी कीमत हो सकता है मुश्किल से $1 या $10 हो। इसका मतलब आप समझ गए कि प्रोटोटाइप में जो कॉस्ट मटेरियल की है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज ऑफ द प्रोटोटाइप, तो उसे इंटेंजिबल एसेट माना। कॉस्ट इनिशियल क्या होगी, सेम वही लॉजिक है जो पीपी में होता है, ऑल कॉस्ट इनकर्ड अप टू मेकिंग द एसेट रेडी फॉर मैनेजमेंट इंटेंडेड यूज वुड बी कैरिड। कैश क्रेडिट एक्सचेंज एवरी रूल विल बी जस्ट सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन केस ऑफ पीपी। इंटेंजिबल एसेट अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर की गई है तो फिर उसे आप इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर, तो वो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इन प्रोग्रेस रिसर्च एसेट भी आप फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट कोई भी मिली है तो आप एसेट को पूरे पे बुक कर सकते हो या नेट करके भी बुक कर सकते हो। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट इस इंडेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसके ऊपर अपन आते हैं, चलिए। तो अब देखो दोस्तों, सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है, मैंने खुद में बनाया। अब सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट में एक कैटेगरी कौन सी है, गुडविल, जो बुक करना अलाउड नहीं है। इसके अलावा दूसरी को इंटेंजिबल एसेट आप खुद डेवलप कर रहे हो, जैसे आपने सॉफ्टवेयर खुद बनाया, वेबसाइट बनाई है खुद, यानी कि खुद बना रहे हो, या आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाया, जैसे इनकम टैक्स ने अपनी वेबसाइट इन्फोसिस से बनवाई, ये सेल्फ जनरेटेड है। मैंने कोई रेडीमेड टैली का सॉफ्टवेयर नहीं कराया है, खुद बनवाया है। इन सबको आप एसेट बुक कर सकते हो और गुडविल को नहीं कर सकते। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने खुद का कोई लोगो डेवलप करा, आईसीआई ने करोड़ों रुपए देके लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नया आईसीआई का सीए का लोगो डेवलप करा, ये सेल्फ जनरेटेड लोगो है, ये अपने आप में इंटेंजिबल एसेट बुक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सीए की गुडविल या आईसीआई के लोगों की गुडविल या लोगों की कीमत सिर्फ आईसीआई की कीमत के बराबर है, यानी इट इज़ अ डिराइव्ड वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी। तो लोगो, ब्रांड, एस्टेट्स, टैगलाइंस, ये सब आपकी खुद की डेवलप्ड है, तो ये सब पे किया हुआ खर्चा बुक होगा, पीआरएल में डेफर भी नहीं होगा, एसेट भी बुक नहीं होगा। पर आपने किसी कंपनी का लोगो खरीदा, ब्रांड खरीदी या टैगलाइंस खरीदी, विच मीन्स लेट्स से थम्स अप का ब्रांड खरीद लिया किसने, कोका कोला ने इंडिया में आने पे, या लेज ने अंकल चिप्स का ब्रांड खरीद लिया, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो जो ब्रांड है जो एक्वायर्ड है, वो परचेज्ड एसेट है, वो अपने आप में अलग से एसेट बुक किया जा सकता है, बिकॉज इट्स अ परचेज्ड एसेट। आप कह सकते हो ब्रांड लोगोज भी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स या गुडविल जैसे ही माने जाते हैं, दो इन्हें अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, तो अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो बुक्स में रिकॉर्ड। अदर देन गुडविल की बात करें तो लेट्स टेक सॉफ्टवेयर एज एन एग्जांपल। हो सकता है कि इनकम टैक्स जो वेबसाइट बनाने का सोच रहा हो, पहले वो ख्वाब लग रहा हो, जिसमें वो चाहता है कि पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो तो उसका इनकम टैक्स में अगर कहीं रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो सारा का सारा, हर व्यक्ति का सारा आईडी का सब कुछ एक जगह रिलेट हो जाए। तो भारत सरकार के पास एक क्लिक पर सब कुछ अवेलेबल हो जाए कि इस व्यक्ति ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पेटीएम से एक 10 रुपए की पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक खरीदी, और इस समय पर इसने 10 करोड़ की एक जमीन खरीदी, और इस समय पर इसने 50 करोड़ का हीरा खरीदा। तो पहले वो रिसर्च करना पड़ेगी कि क्या ये पॉसिबल है, किस हद तक पॉसिबल है। जब तक किसी को यही पक्का नहीं होगा कि क्या ये संभव है भी नहीं, ये करने के लिए भी आपको खूब सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या पैसे लगाना पड़ेंगे, पर ये सब हो सकता है गड्ढे में चले जाएं, इससे कुछ डेवलपमेंट ना हो। इस कारण से ये कहा जाता है कि रिसर्च फेज के खर्चे सारे पीआरएल में जाना। तो रिसर्च फेज इज अ फेज वेयर वी आर एक्सप्लोरिंग with an intention to acquire a know-how or a knowledge. All expenses of the research phase are charged to PRL. But when we can prove कि technically feasible है ये बनाना, financially feasible है, हमारी ability है, या हम किसी और से बनवा सकते हैं, फ्यूचर से इसके बहुत सारे benefits होंगे, डेफिनेटली इससे बहुत आसानी से हम टैक्स असेसमेंट कर पाएंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी मेजर कर सकते हैं, और हमारी इच्छा है ऐसा करने की, यानी इससे डेफिनेटली बहुत सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट की कमी आएगी, फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, ये 6 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो फिर डेवलपमेंट फेज शुरू हो। फिर आप जो पैसे इन्फोसिस को या अपने स्टाफ को डेवलपमेंट या उसकी ही टेस्टिंग में दे रहे हो, वो सब डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट माने जाएंगे। सारे खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डेवलपमेंट है वो सब ऐड होंगे। सेम प्रिंसिपल जो इंडेस 16 के।
तो रिसर्च फेज के खर्चे में नॉर्मली क्या एक्टिविटी होती है? नया नॉलेज ऑब्टेन करना, इवैल्यूएट करना रिसर्च नॉलेज को, अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढना, डिज़ाइन फॉर्मुलेट करना फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिव। यहाँ पे श्योरिटी नहीं होगा यानी। डेवलपमेंट फेज में हम एक्चुअल में प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, टूल्स, जिग्स, फिक्स, फर्नीचर्स के वो बनाते हैं। तो ये अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसी पेंसिल बनाई जा सकती है। फिर एक बार हमने इसका प्रोटोटाइप, फिर हमने बोला बनाई जा सकती है, तो फिर इसका प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे, फिर इसकी डाई बनाएंगे, उस डाई में ये मटेरियल जाएगा, उससे प्रोडक्शन मास लेवल पे होगा। तो वो सब जो डाई कंस्ट्रक्शन है, स्टाफ की सैलरी उस दौरान लग रही है, ये सब डेवलपमेंट फेज के खर्चे। तो डेवलपमेंट फेज के खर्चे में इस तरह के आपके सारे खर्चे ऐड होंगे। बोरोइंग कॉस्ट अगर इंडेस 23 परमिट करेगा तो ऐड होगी। ट्रायल रन के खर्चे ऐड होंगे, पर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कमर्शियल प्रोडक्शन जब तक नहीं आता है वो सब ऐड नहीं होंगे। सेम लॉजिक। ध्यान रखना, सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे ऐड होते हैं। तो जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन भी अगर बिल्डिंग का कर रहे हो इंडेस 16 में, और उस दौरान आपने खाली जगह को किसी को रेंट पे दे दिया, उससे जो कमाई हो रही है वो बिल्डिंग की कॉस्ट की रिकवरी नहीं है, क्योंकि वो सेपरेट एक्टिविटी हो आपकी इनकम है। हाँ, पर आप बिल्डिंग बना रहे हो और उस बनाने के कंस्ट्रक्शन के दौरान में कुछ आपका मलबा वलबा कचरा वगैरह निकलता है, वो बेच के कुछ पैसे आते हैं, तो वो आप कॉस्ट से कम कर सकते हो। सेम हैपेंस विद इंटेंजिबल। पीपी जैसे ये वाली कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट्स की भी कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करेगा तो उसे ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट सिर्फ पीपी के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ अ मशीन, तो आप उसे पीपी के साथ ऐड कर दें। पर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक टैली का सॉफ्टवेयर लेके इंस्टॉल किया, तो आप उसे सेपरेट एसेट बुक कर सकते हैं। ये कंपनी के ऊपर है कि वो कैसे अकाउंटिंग करना चाहता है, टेंजिबल इंटेंजिबल अलग है एक साथ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे लैपटॉप को एक एसेट मान के, उसके हर सॉफ्टवेयर को एक कंपोनेंट मान के उसको उसकी यूजफुल लाइफ में डिप्रिशिएट कर लो। पर अगर लगता है कंपोनेंट आइडेंटिफाइबल एसेट है, तो आप उसे सेपरेटली भी बुक कर सकते हो। ये मैनेजमेंट का जजमेंट है कि उसे किस तरह से रिकॉर्ड करना है, सेपरेटली या उसके साथ। एक बार इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड हो गया, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा उसका अमोर्टाइजेशन करने के बाद, जिसमें आपके पास कॉस्ट और इवैल्यूएशन अप्रोच है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट में एक डिफरेंस है, सिर्फ अगर एक्टिव मार्केट प्राइस यानी खूब सारे बायर सेलर्स उस इंटेंजिबल एसेट के अवेलेबल है तो ही उसको रिवैल्यू किया जाएगा, अदरवाइज रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं। यानी ब्रांड्स वगैरह कभी भी रिवैल्यू नहीं होंगी। क्या रिवैल्यू हो सकता है? लाइसेंसेस वगैरह जिनका एक्टिव ट्रेडिंग लाइसेंस होता है, जैसे मार्केट होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल वगैरह कंपनी के लाइसेंसेस जो एक्टिवली ट्रेड। क्या हमारी कंपनी लेट्स से रिक्शा चलाती है, उसके अलग अलग लाइसेंस लेती है, लोगों को देती है और रिक्शा चलवाती है। रिक्शा के लाइसेंसेस ऑब्वियसली बात है, रिक्शा चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी का लाइसेंस मिलता है, वही लोग चला पाते हैं। कई कंट्री सिटीज़ में ऐसा होता है, तो वो लाइसेंस एक्टिवली ट्रेड होते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू निकलती रहती है। मेरे पास स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस है, एक्टिवली ट्रेड होते हैं, मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, नॉट अदरवाइज। फेयर वैल्यू अगर यूज़ करेंगे तो एक्टिव मार्केट प्राइस पे रिवैल्यू करेंगे, और सारे के सारे प्रिंसिपल्स फिर वही होंगे जो इंडेस 16 के। ध्यान रखना, गुडविल ब्रांड तरह की एसेट कभी भी रिवैल्यू नहीं होगी। सेल्फ जनरेटेड एसेट के अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इंडेस का, और उसमें भी यूजफुल। नॉर्मली टैंजिबल एसेट में लैंड वगैरह छोड़ दे तो सबकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, पर इंटैंजिबल में कई बार अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होगी, जैसे लाइसेंस की लाइफ हो सकती है अनलिमिटेड। ऐसी सिचुएशंस में आप अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो भी इंटैंजिबल एसेट की अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होगी, उसका हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट कंपल्सरी। एस में होता था 10 साल नॉर्मल लाइफ मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल आप चाह के भी अमोर्टाइज नहीं करोगे, और आपको कंपल्सरी हर साल इंपेयरमेंट चेक करना है, उसमें अमोर्टाइजेशन अलाउड ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर लो, गुडविल कभी अमोर्टाइज नहीं। यूजफुल लाइफ इज इकोनॉमिक लाइफ, ना कि लीगल लाइफ। तो अगर आपकी पेटेंट 10 साल के लिए रजिस्टर हुई, लेट्स से मैंने बढ़िया एक फेयरनेस क्रीम बनाई है, जिसको अफ्रीका में भी मैंने लोगों पे यूज़ किया है, और आधे ए पे लगाया, आधे पे नहीं लगाया, और एकदम सफ़ेदी की चमकार। वेरी रेसिस्ट एग्जाम्पल, बट नेवरदलेस क्रीम का नाम रखा है हमने ज़ीब्रा। तो ये क्रीम हमने पेटेंट करा ली है, क्यों? क्योंकि ये वाकई क्या कर रही है, फेयर कर रही है लोगों को फ्रॉम द रूट्स। 10 साल का पेटेंट मिला है मुझे इसके लिए, पर मुझे लगता है 5 साल तक ही यूज़ आएगी, उसके बाद में कोई ना कोई कॉपीड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। क्या मुझे लगता है 5 साल बाद मैं इसे बेच दूंगा, तो आप इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल ही मानेंगे। नॉर्मली इकोनॉमिक लाइफ लीगल लाइफ से ज़्यादा। तो क्या कहा गया, इंटैंजिबल एसेट की लाइफ फाइनाइट और इनडेफिनिट दोनों हो सकती है। फाइनाइट लाइफ अगर है तो यूजफुल लाइफ वो होगी जिसपे एंटिटी एक्सपेक्ट करती है यूज़ करना और उससे बेनिफिट जनरेट करना। नॉर्मली ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ के बराबर होगी, पर कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल लाइफ से ज़्यादा नहीं होगी। आप इसे टाइम या यूजेज दोनों के अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी केस में लीगल लाइफ कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ से ज़्यादा मत लीजिए। क्या रिन्यूअल लाइफ कंसिडर करना है? अगर आप श्योर हो रिन्यूअल होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि बहुत ही सस्ते में रिन्यूअल का ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो आप कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
इंटैंजिबल एसेट्स बिजनेस कॉम्बिनेशन में रीअक्वायर्ड राइट्स है तो फिर उसकी रिन्यूअल लाइफ इग्नोर करते हैं, ये 103। यूजफुल लाइफ डिपेंड करती है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर, थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्कशन है। एंड देन इंडेफिनिट लाइफ, जब आपको लग रहा है जैसे कि स्टॉक मेंबरशिप के लाइसेंस लेते हैं तो इनफाइनाइट लाइफ होती है, फ्रेंचाइजी आईपीएल की लोगे तो इनफाइनाइट लाइफ है। तो इस केस में आपको लगता है कि अगर इसकी इकोनॉमिक लाइफ भी इनफाइनाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में आप इसे अमोर्टाइज नहीं पर हर साल इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करोगे और डिस्कस करना है नोट्स में आपको कि क्यों आपने इसकी इंडेफिनिट लाइफ मानी। कभी भी लाइफ चेंज होगी तो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दीजिएगा। गुडविल हर साल इम्पेयरमेंट चेक होगी, अमोर्टाइजेशन नहीं। नॉर्मली इंटैंजिबल एसेट का फिजिकल सब्सटेंस नहीं है तो रेसिडुअल वैल्यू 0 होना चाहिए, पर कुछ केसेस में हो सकती है जब आपका बाइंडिंग अग्रीमेंट है, जैसे कि डिज्नी का एक अग्रीमेंट है कि वो जितनी भी मूवीज़ बनाता है वो सारी की सारी मूवीज़ लेट्स से डिज्नी हॉटस्टार को अपनी सब्सिडरी को बेच देता है आफ्टर लेट्स से 2 years एट 10% ऑफ द कॉस्ट। तो एक बाइंडिंग अग्रीमेंट है इनके बीच में, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू हमारी मूवीज़ की इंटैंजिबल एसेट्स की कंसिडर की जा सकती है। या फिर आपको लगता है एक्टिव मार्केट है, मेरा बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं है पर मुझे मालूम है मेरी सारी मूवीज़ में बेचने जाऊंगा तो बहुत सारे OTT प्लेयर्स या दूसरे ऑपरेटर्स है जो मूवीज़ खरीद लेंगे, तो आपको फिर ये मानना है कि मेरी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने पे क्या वो मार्केट रहेगा और क्या लगता है क्या रेसिडुअल वैल्यू होगी। ये दो ही केस में रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर की जा सकती है, अदरवाइज आप रेसिडुअल वैल्यू 0 मान के अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। कोई भी चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू का प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर होगा। मेथड भी कोई भी यूज़ हो सकता है, यूजेज बेस्ड, लाइफ बेस्ड, नॉर्मली SLM यूज़ होता है। रेवेन्यू बेस यहाँ पर भी अलाउड नहीं होगा जब तक आपकी असेट की लाइफ का यूजेज पैटर्न ही रेवेन्यू डिपेंडेंट है। जैसे सरकार ने आपको पेटेंट दी है गोरी क्रीम में आप बेच सकते हो जब तक आपकी टोटल सेल 5 करोड़ नहीं होती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली रेवेन्यू से ही मेरी लाइफ लिंक्ड है तो आप रेवेन्यू प्रपोर्शन यूज़ करेंगे, अदरवाइज रेवेन्यू प्रपोर्शन नहीं होगा। ध्यान रखना शेड्यूल 2 में कोई यूजफुल लाइफ ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स नहीं। इम्पेयरमेंट चेक इंडेक्स 36 के अनुसार होगा, लेकिन 3 इंटैंजिबल एसेट्स का इम्पेयरमेंट चेक मैंडेटरी है हर साल करना। एक गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही, दूसरी कोई इंटैंजिबल एसेट जिसकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ ली आपने, तीसरी अगर कोई इंटैंजिबल एसेट को आप यूजेज बेसिस पे डिप्रिशिएट करते हो और अभी तक वो पुट टू यूज नहीं हुई है इसलिए अमोर्टाइज नहीं हुई है तो उसका एक बार इम्पेयरमेंट टेस्ट कर। जब से अमोर्टाइज होना शुरू हो जाएगा तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ इंडिकेटर इंडेक्स 36 में होंगे तो होगा, अदरवाइज जब भी बेचोगे तो अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसी अपन ने पीपी में डिस्कस करी थी, नो डिफरेंस। एंड सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स इज इंडेक्स 115 रिलेटेड डिस्कशन। डिस्क्लोजर्स नॉट वेरी क्रिटिकल फॉर योर एग्जाम्स, और इसी के साथ आपका इंटैंजिबल एसेट्स एग्जाम में इंटैंजिबल एसेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन अमोर्टाइजेशन या रिसर्च फेज, ये दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक और चीज़ ध्यान रखना, वेदर इट इज़ इंडेक्स 16 और 38, सेल्फ जनरेटेड या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कभी भी उसके रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं जाएगा। आप एक मूवी बना रहे हो और उसमें लेट्स से संजय दत्त को लेके बना रहे थे, बीच में जेल चले गए, फिर वापस आए, फिर चले गए, तो हमारी मूवी बनाने की कॉस्ट बहुत हो गई और 50 करोड़ पार हो गई और हमें नहीं लगता 40 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू कमा पाएगी। तो जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुई है उसे अभी इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दो, भले ही ये इंटैंजिबल अंडर डेवलप। चलिए, नाउ लेट्स कम टू इंडेक्स 40 विच इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या कहानी है दोस्तों? आपको याद होगा इंडेक्स 16 में हमने पढ़ा था पीपी इज अ टैंजिबल आइटम इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और रेंटल्स। अगर आप किसी को अपनी चीज रेंटल के लिए देते हो तो वो आपकी पीपी है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर इंडेक्स 40। तो सबसे पहली चीज, अगर वो इमूवेबल है यानी लैंड और बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग तो ही इंडेक्स 40 लग सकता है। तो अगर मैं 2 व्हीलर्स खरीद के रेंट पे देने का काम कर रहा हूं तो इंडेक्स 16 में वो मेरी पीपी। पर अगर मेरे पास बिल्डिंग्स है जिसको मैं रेंट पे देता हूं तो हो सकता है वो पीपी हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक बेसिक चीज समझ लेना कि आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानो या पीपी, बहुत ज्यादा अकाउंटिंग में डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डी रिकॉग्निशन, सबके प्रिंसिपल्स एक समान है। सिवाय मेजर डिफरेंस अगर है तो वो ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड ही नहीं है जो कि पीपी में अलाउड है। और ये कार्विन है क्योंकि IFRS में रिवैल्यूएशन भी पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऑप्शनल अलाउड होता है, पर इंडिया में अलाउड ही नहीं है। और इंडिया में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू के डिस्क्लोजर्स देना मैंडेटरी, पीपी में फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना मैंडेटरी।
इसके अलावा एक रिक्लासिफिकेशन का डिस्कशन है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपी या वाइस वर्सा हुआ तो क्या होगा, जो इस इंडेक्स में किया है। तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इट इज मोर ऑफ प्रेजेंटेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गिविंग रिलेटेड डिस्क्लोजर्स व्हिच आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन पीपी एंड इन्वेस्टमेंट। Otherwise, accounting is similar except revaluation model is not permitted in investment property. इंडेक्स के अंदर ज्यादा बारीकी में घुसो इससे अच्छा एक सिंपल सी बात तुमको सुना देता हूँ, सुन लो। कोई जमीन या कोई बिल्डिंग या जमीन और बिल्डिंग को अगर तुम रेंट पे देते हो, यानी तुम्हारा उद्देश्य उससे रेंटल कमाना है, तो अगर उसमें सर्विस एलिमेंट सिग्निफिकेंट है तो वो पीपी है, नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, खत्म। ये मुद्दे की बात है। फिर इसको अलग अलग तरह से समझाया है। जैसे कि आपके लिए अगर वो प्रॉपर्टी, जब भी मैं प्रॉपर्टी बोलूँ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानिए, अपने आप में ही रेंट कमाने के लिए पर्याप्त है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पर आपको लगता है नहीं कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स और आपका स्टाफ वो सब मिलके आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो फिर वो पीपी। बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी, आपने एक लॉज बनाई है जिसमें देयर इज अ बिल्डिंग एंड देयर इज अ स्मॉल स्टाफ and you give rooms on rent for 1 day, 2 day, 1 hour, 2 hour, even a month. People come, they stay, they also get some other service like housekeeping and other services. तो यहाँ पे वो बिल्डिंग अकेले आप में पैसा नहीं कमा के दे रही है आपको, उसके साथ ये सारी रिलेटेड सर्विसेज भी दे रहे हो, ये पीपी। सेम लॉजिक में अप्लाई टू अ हॉस्टल। बट मैंने बोला इतना दिमाग नहीं मेरे पास, तो कोई जगह है उसका कलर वलर करा दिया और सिंपल मैंने बोला जिसको भी किराए पे चाहिए ले लो। अब वो लेके उस पर हॉस्टल या होटल चलाए, मुझे मतलब नहीं, मुझे मेरा किराया मिल जाए, तो फिर वो अपने आप में ही मुझे पैसा कमा के दे रही है विदाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी अदर एसेट्स, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपने ओन की है या लीज पे लिया, राइट ऑफ यूज एसेट है, जिसे आप प्योरली रेंटल के उद्देश्य से ले रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर आप उसे खुद के बिजनेस के लिए यूज के लिए ले रहे हो, तो फिर वो अपने आप में पीपी है। इनफैक्ट हो सकता है आपने लीज पे लियो तो वो राइट ऑफ यूज एसेट है, बिजनेस के यूज में ले रहे हो आप तो वो पीपी है। इन दोनों के लिए कॉमन टर्म यूज की गई है विच इज ओनर ऑक्यूपाइड। अब डिटेल में घुसने वाली बात है, मुद्दे की बात मैंने आपको समझा दी। तो क्या है देखिए, Ind AS 40 applies only to investment property, land or building or both, whether it is owned or taken on finance lease. लेसी के लिए हर लीज फाइनेंस लीज ही होती है अनलेस शॉर्ट टर्म जैसी। तो सबसे पहली बात, मूवेबल्स के ऊपर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं। कोई बायोलॉजिकल एसेट है आपके पास, जैसे कि आम के पेड़ जिस पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, या माइंस क्वारीज हैं, या जो कोई आपको इनिशियल या कोई दूसरा इंडेस अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर ये इंडेस नहीं लगे। हालांकि अगर आप असेट लीज पे देने के लिए, ऑपरेटिंग लीज पे देने के लिए ले रहे हो, या लीज पे ले रहे हो और फिर आगे उसे आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हो, तो भी इंडेस लगे। यानी राइट ऑफ यूज असेट भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? एन असेट, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, हेल्ड बाय ओनर और अ लेसी either for earning capital appreciation or rentals rather than for production of good, renting service, administrative purpose or for sale in ordinary course of business. तो ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के दो ही उद्देश्य होंगे, या तो कैपिटल अप्रिसिएशन या रेंटल्स, और इसका कोई तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कैश फ्लोज लार्जली उससे इंडिपेंडेंटली आ जाएंगे, और ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी। सर्विस एलिमेंट नॉर्मली इनसिग्निफिकेंट होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और ध्यान रखना, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और अभी उसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। आपने ज़मीन खरीद ली कि चलो आगे लगेगा तो यार स्कूल बना दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ज़मीन मेरी क्यों? क्योंकि आज मैंने ये सोच के खरीदी है कि भैया आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो चलो अभी खरीद के। पर अभी मैंने स्कूल बनाना शुरू नहीं किया है ना, मेरा कोई इंटेंशन है क्लियर कट स्कूल बनाने का है, सोच के बस खरीद के रख ली है, तो डेफिनेटली अपने आप में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन आपका इंटेंशन। जब यही प्रॉपर्टी ओनर के द्वारा ऑक्यूपाइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, वो उप्स है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें दो चीजें आती है, ओन्ड है तो पीपी, लीज पर है फिर राइट ऑफ यूज एसेट। तो इस प्रिंसिपल के आधार पे आपको डिसाइड करना है कि कब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या पीपी या लीज एसेट मानोगे। सर्विस एलिमेंट का क्या मतलब है, ये सब आपको डिफाइन किया गया है।
और उसके बेसिस पे आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट का इंटेंशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आपने ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदा है पर पुट टू यूज़ नहीं है, पर क्लियर है ऑफिस यूज़ के लिए, तो माना जाएगा कि ये अपने आप में क्या है, पीपी है। और आपने ख़रीद लिया है फॉर मेकिंग फैक्ट्री और तय फैक्ट्री बनाना है तो ये पीपी है, पर ख़रीद लिया है कि देखेंगे आगे क्या करना है, यानी अभी कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लैंड और बिल्डिंग with no specific use is an investment property as it is acquired with expectations that price may increase in future. That is capital appreciation. एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लैंड रखा है तो आप ध्यान रखना उसे पीपी मानेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं वो, और एग्रीकल्चर एसेट भी नहीं है क्योंकि अपन लैंड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते। कैपिटल अप्रिसिएशन इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने लैंड खरीदा है कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके उसको रेंट पे दोगे और कोई सर्विस एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ये पीपी नहीं होगा, फिर वापस से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि रेंटल इनकम आपका है। कंपनी ने एक लैंड और बिल्डिंग एक्वायर की है जिसमें उसका इंटेंशन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज दोनों पे देने का है। तो सबसे पहली बात, अगर आप ऑपरेटिंग लीज में दे रहे हो और सर्विस एलिमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पर अगर सर्विस एलिमेंट सिग्निफिकेंट है तो वो ऊप्स है, यानी पीपी या राइट ऑफ यूज। पर अगर आप फाइनेंस लीज पे दे रहे हो तो फिर नॉर्मली क्या होगा, आप असेट लेके फाइनेंस लीज पे दे रहे हो तो आप समझो वो आपकी फिर असेट अपनी बुक्स में आएगी ही नहीं, क्योंकि आप उसे डी रिकॉग्नाइज कर दोगे फाइनेंस लीज में, तो फिर वो इन्वेंट्री जैसे ट्रीट। ठीक है, कई बार हो सकता है कि एक असेट पार्शियली अलग अलग तरह से यूज़ किया जाए। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, अच्छे एग्जाम्पल ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, पहला कंपनी का ही रिटेल आउटलेट है, दूसरे में ऑफिस है, ये सब रेंटेड है और ये एम्प्लॉय रेसिडेंस है। अब मैं क्या करूँ, इंडेस कहता है कि क्या इन सारे फ्लोर्स को अलग अलग बेचा जा सकता है। नॉर्मली प्रकोष्ठ कराया होता है तो अलग अलग बिकता है, यानी कि आपने लैंड रिकॉर्ड्स में वैसे रजिस्टर करा रखा है। तो कैन इट बी सोल्ड सेपरेटली, इंटेंशन नहीं, बेच सकते क्या, अगर है तो फिर सबको अपने अपने हिसाब से करो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये ओन्ड है ये पीपी हो जाएगा, ये बिजनेस में यूज हो रहा है ये पीपी हो जाएगा, और ये पीपी हो जाएगा, और ये जो रेंटल है अज्यूमिंग सर्विस एलिमेंट ज़्यादा नहीं है, ये आईपी 3 to 5 आईपी, और ये ओप्स। पर अगर आप इसे सेपरेटली नहीं बेच सकते, यानी पूरी बिल्डिंग ही एक साथ बिके, तो फिर आप पूरे के पूरे को क्या मान लेना, आप पीपी यानी ओप्स, अनलेस ऑफिस एलिमेंट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट। तो मेरी एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, मैंने पूरी किराए पे दे रखी है, सिर्फ उस पर टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस में एक छोटा सा ऑफिस मैंने अपने लिए ले रखा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, की भैया अपनी जब्ती नहीं हो जाए, लोग अपन समय समय पे आ सके, देख सके। देन इन दैट पर्टिकुलर केस अपन वो इनसिग्निफिकेंट मान के इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया ना। पेरेंट ने सब्सिडरी को अपनी जगह रेंट पे दिया, तो सब्सिडरी ने लीज पे ली होगी तो उसने अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट दिखाया होगा। पेरेंट ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो वो रेंटल इनकम बुक कर रहा होगा। पेरेंट इसे अपनी इन्वेस्टमेट प्रॉपर्टी मान सकता है अगर सर्विस एलिमेंट इनसिग्निफिकेंट। पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रुप में ये सब्सिडरी के ऑफिस की तरह यूज हो रहा है तो इसे पीपी क्लासीफाई कर, तो हो सकता है एसएफएस में क्लासिफिकेशन और सीएफएस में। अगर आप ट्रेडर हो, जैसे कि आप बिल्डिंग बनाते हो और बेचते हो, रियल एस्टेट बिल्डर हो, तो फिर इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड लगेगा। ये पूरा आपका डिस्कशन का समरी है जो अभी अपन ने किया। सेपरेट क्लासिफिकेशन इन्वेंट्री और इसका स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है तो क्या होगा। अकाउंटिंग कैसे होगी, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे, डेप्रिसिएशन के प्रिंसिपल्स इनिशियल रिकॉग्निशन के सब एज पर इंड AS 16 लगेंगे। 16 116 अगर लीज पे लिया है तो। इम्पेयरमेंट के प्रोविजंस भी एज इट इज लगेंगे जैसे पीपी के लगते हैं, नो डिफरेंस। बेचोगे तो भी सेम पीपी जैसा, ये हेल्ड फॉर सेल है तो 105, बेच दिया तो प्रॉफिट और लॉस पीआरएल में, राइट ऑफ किया है तो पीआरएल में। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ऑपरेटिंग लीज पे कोई भी असेट को देते हो और उसे फिर हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हैं तो फिर उस केस में उसे इन्वेंट्री भी माना जा सकता है। ये 16 में अपन ने देखा था। बाकी डिस्पोजल अकाउंटिंग सब 16 की है। इसका डेफिनेशन के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिक्लासिफिकेशन। अगर सपोज आपने ज़मीन खरीदी थी, कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं था, अब 3 साल बाद आपने डिसाइड कर लिया या फैक्ट्री बनाओगे, अब मैं क्या इसे पीपी क्लासीफाई कर दूं? द आंसर इज नो। एक बार कोई एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई हुआ है तो वो रिक्लासीफाई तभी होगा जब वो एक्चुअली इट हैज बीन पुट टू यूज इन एनी अदर कंडीशन।
अब आपका इंटेंशन है फैक्ट्री बनाने का, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी। जिस दिन अब आपने इसका एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शुरू कर दिया, उस दिन आप इसे क्लासिफाई करोगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपी, और हमेशा क्लासिफिकेशन कैरिंग अमाउंट पे ही होगा, यानी कोई प्रॉफिट और बुक। तो कैरिंग अमाउंट असेट का चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। अभी तक आईपी थी, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसलिए कोई प्रॉफिट और लॉस बुक। जब चेंज इन यूज हो तभी चेंज करना, चेंज इन इंटेंशन पे कभी चेंज, एंड इंटेंशन चेंज होने से कुछ नहीं है। डिस्क्लोजर में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है, फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिस्क्लोज करना कम। ऐसा एक रिपिटेबल प्रिजम्पशन है, रिपिटेबल प्रिजम्पशन यानी ऐसा हम मानते हैं होता ही होता है, अनलेस किसी एक्सेप्शनल केस में हो सकता है ऐसा ना भी हो। जैसे इट्स अ रिपिटेबल प्रिजम्पशन की इंडेस फॉलो करो, एक्सेप्शनल केस में हो सकता है बिना फॉलो करे भी फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर पाओ। तो एक रिपिटेबल प्रिजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी, इसलिए डिस्क्लोज करना है। कभी एक्सेप्शनल केस में नहीं अवेलेबल है तो आप बता देना कि नहीं अवेलेबल, और एक बार आपने डिस्क्लोज करना शुरू कर दी तो फिर जब तक उसे बेचोगे नहीं तब तक डिस्क्लोज। हाँ, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन के दौरान उसकी फेयर वैल्यू ना भी अवेलेबल हो, वहाँ रिपिटेबल प्रिजम्पशन नहीं है, यानी वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्क्लोज ना करो। पर एक बार आपने डिस्क्लोज कर दी तो माना जाएगा फिर आगे भी अवेलेबल होगी, तो आपको आगे तक डिस्क्लोज। हाँ, दैट्स अबाउट इट। बाकी नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तीनों आपके असेट्स रिलेटेड स्टैंडर्ड एक तरह से हो जाते हैं। इम्पेयरमेंट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट सेपरेटली। So this kind of completes your discussion on day 16, 30, 40. Thank you.